मैं एक ऐसे डिजीज से गुजर रहा था जिसका क्योर नहीं है और वो दिन ब दिन और सेहत खराब ही होती जाती है। तो जिसको भी ये डिजीज होता है पहले तो उसको पता ही नहीं चलता कि आप, तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो घटना मेरे साथ घटी थी वो एक तरह का वुडू कर्स था। जब आपको पता चल जाता है कि आप एक ऐसी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो वो चीज और तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। क्योंकि ऑलरेडी साथ साथ में क्या होता था कि अब जब हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक शब्द होता था, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए। 10-15 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया होगा, धीरे धीरे। मैंने कहा तुमने जिंदा रहना है कि नहीं रहना है, क्या करना है, ऐसे बात करोगे तो उनके लिए ये उनके 20-25 सालों की हिस्ट्री के मिरेकुलस पेशेंट है। हाँ, मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफर कर रहा था। We believe आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूं। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो सर, ऑल गुड? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, ऑल गुड? हाँ जी जी। तो आप लोग जो अपनी लाइफ में आपने जो बताया मुझे ऑफ द कैमरा कि आपने बड़ा बदलाव किया, आपने एक नर्क जरी जिंदगी से आपने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आए, और वो भी बहुत ऊपर वाली इंप्रूवमेंट लेके आए। जो आपने बताया कि मैं ऐसे व्यक्ति था जो कि इन सब बातों को सुनता नहीं था, माइंडसेट, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन आपने जो बताया, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आपने बताया मेडिटेशन, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड, ये 3 चीज़ें आप लाइफ में ला रहे हो। अब पहले बताइए सर के साथ, आपके साथ सर ऐसी क्या चीज़ें थी जो कि बड़ी ख़राब थी और आपको ये चीज़ लानी पड़ी? मैं एक ऐसे डिजीज से गुजर रहा था जिसका क्योर नहीं है, और अभी मैं ऑलमोस्ट क्योर्ड हूँ, जिसमें हर वक्त दवाई के बिना कोई सहारा नहीं है, और वो दिन ब दिन और सेहत खराब ही होती जाती है। मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफर कर रहा था। तो जिसको भी ये डिजीज होता है पहले तो उसको पता ही नहीं चलता कि आप नॉर्मल डॉक्टर को चाहे जितना दिखा लो, समझा लो। तो मैं 2002 से इसके पेन से कॉलेज टाइम में ही सफर कर रहा था। तो वो सफर करते करते 2008-9 तक तो यही नहीं मालूम था कि ये डिजीज है क्या। जिस दिन डायग्नोस हुआ तो उस दिन दिवाली आ गई, खुशियां बन गई। अच्छा जी, नाम तो मिल गया डिजीज का, नाम हो गया, नामकरण तो हो गया इसका। हाँ, नाम मिलते ही पता चला कि ये इनक्योरेबल, अनक्योरेबल है। अब आप जब ये जान लेते हो कि आप एक ऐसे डिजीज से सफर कर रहे हो, और जिसको दुनिया के टॉप लेवल के डॉक्टर जिनको आप ढूंढ रहे थे तो वो मिले। मुझे एक लंदन से डॉक्टर आए हुए थे, बैंगलोर में था मैं, उन्होंने इसको डायग्नोस किया, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये अनक्योरेबल है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, तो मैं अभी एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा को काफी सुनता हूँ। तो मुझे बाद में पता चला कि वो जो घटना मेरे साथ घटी थी वो एक तरह का वुडू कर्स था। तो जब आपको पता चल जाता है कि आप एक ऐसी किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो वो चीज और तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। तो जहाँ मुझे सिर्फ दर्द रहता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, गर्दन। वुडू कर्स से अपने रोकना चाहूंगा, वुडू कर्स जो आपने बात की, कुछ बताना चाहेंगे इसका मीनिंग? हाँ, मतलब ये एक ऐसा टर्म है जो आप समझ लीजिए कि आप अपने ही आप में एक ऐसा अपने आप को श्रापित कर लेते हो, या फिर आप अपने आप को ही एक मेंटल घेरे में डाल देते हो कि अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो आप भी उसमें स्पीड पकड़ लेते हो, उस डिजीज को और ज्यादा तेज कर देते हो। वो जो धीरे धीरे चीजें हो रही थी, क्योंकि इंटरनेट में जब हम किसी भी चीज के बारे में आज पता करते हैं, आज तो ऐसा हो गया कि चैट जीपीटी, जेमिनाई में आप जा के अपने डिजीजेस के बारे में डिटेल पता करते हो कि मेरे गले में खराश है या मेरे आंख में ये चला गया, तो आप और उसमें अपने आप को वो समझते हो। वो जिसका पढ़ाई है, जिसने उसको समझा हुआ है, हमें उससे समझ लेना चाहिए और अपने दिमाग में कुछ उस चीज को ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो मैंने किया, उससे स्पीड बढ़ गई। जो मामूली हिप पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, सांस लेने में प्रॉब्लम और स्पाइन में इश्यूज, ये सब जो थे वो बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ा लिए कि नी में स्वेलिंग आ गई, फुटबॉल जैसा नी हो गया। फुटबॉल जैसा नी? हाँ, इतना मोटा? हाँ जी। एंकल जो है वो सूज गए, रिस्ट में यहाँ स्वेलिंग आ गई। अभी भी मैं ड्राइव करता था, सब कुछ करता था। फिर मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर्स में भी गया, वहां पे भी काफी सारे डॉक्टर, क्योंकि अब डॉक्टर से मिलना और उनसे समझना कि क्या हो सकता है। मैं ड्राइव करके गया हूँ, और वुडू कर्स का सबसे जबरदस्त इफेक्ट जो मैंने अपने ऊपर देखा, मैं ड्राइव करके गया हूँ हरिनगर से इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर तक।
डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये स्वेलिंग इधर इधर आ रही है, अब ये किसी दिन हार्ट में आ जाएगी, किसी दिन ब्रेन में आ जाएगी। तो आपका, और वाइफ साथ में ही बैठी हुई है, अभी भी साथ में बैठी हुई है। हाँ, और वो साथ में बैठ के, और जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, जब एक स्टेथोस्कोप टांग के एक व्हाइट कोट में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जब आपको कुछ बोल रहा होता है, अब आपने उसको कैसे लिया, तो वो मेरे अंदर वहीं कुछ हो गया और मैंने उसको इतनी स्पीड पकड़ ली, घर आते आते तक मैं ऑलमोस्ट बेड पे आ गया। ओके। ड्राइव करके जैसे जैसे मैं आया, और उसके बाद मैंने सोचा अब मैंने जॉब नहीं करनी है, अब मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने होम टाउन चले जाना है। मैं जबलपुर से हूँ। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक मूवर्स एंड पैकर्स बुक करो। हाँ। ये शायद पॉल्यूशन है, बहुत सारा हम क्रिएट करके बैठे रहते हैं। फिर इसके तुरंत बाद एक अंदर रेजिस्टेंस डॉक्टर के प्रति आ गया। उस वक्त आमिर खान का एक शो आता था, सत्यमेव जयते। से 2002 की बात है, ये कब की है? नहीं, ये आगे की है, ये 2011-12 की। 11-12 की। हाँ, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2002 से पेन से मैं गुजर रहा हूँ। अच्छा। अभी ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 11-12 के आसपास। तो इसी बीच में आप अपने काम भी कर रहे हो, हाँ, हर मेंटेन भी कर रहे हो, हाँ, स्वेलिंग भी बढ़ गई, शादी भी हो गई। हाँ, शादी वाला पॉडकास्ट अलग बनेगा हमारा। वो बात हमारी वो रखी है, वो तो एक अलग स्टोरी है। उस पे तो हम लोग एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, पूरी मूवी बना सकते हैं। सो बैक टू टॉपिक से आते हैं। हाँ जी। तो फिर मैम आपको क्या लगता है, ये जो 2002 से 2011 तक और सर के डॉक्टर से मिलने तक, क्या साइंस इसके पीछे क्या आपको लगता है, जो सर वुडू कर्स बता रहे हैं, और आपका क्या विचार है इसके अंदर, क्या क्या रहा जर्नी? मैं तो शादी के बाद का ही बता सकती हूँ और उसके पहले का भी, क्योंकि हम पहले से जानते थे एक दूसरे को। तो मुझे जो समझ में आया वो ऐसे ही था कि मतलब जैसे कॉलेज में बैक पेन, वो हम बोलते थे ना कि ये तो नॉर्मल बैक पेन है, सिर्फ ज़्यादा काम कर लिया है या ज़्यादा बैठने की वजह से हो गया है, तो वो दौड़ना भागना ये सब करते थे। और फिर शादी के बाद ऐसा हो गया कि पहले फील्ड पे ज़्यादा वर्किंग थी, लेकिन फिर उसके बाद 9-9 10-10 घंटे लैपटॉप पे बैठ के उनको काम करना होता था। और हमारी इनकी IT जॉब होने के कारण कभी हम बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, ऐसे पोस्टिंग होती रहती थी। तो लगता था कि सिटिंग जॉब होने के कारण और नाइट शिफ्ट्स के कारण ये ज़्यादा बढ़ चुका है, तो योगा या ऐसी चीज़ें करेंगे तो सही हो जाएगा। बट लेकिन ऑलरेडी जैसे इन्होंने बताया ना कि इन्होंने जैसे देखा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है और गूगल पे सर्च करना चालू किया। तो मुझे पता है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, तो क्या बोला आपने? क्या बोला आपने अभी? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ जी। तो इसमें एक्चुअली जो पूरा स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे वर्टिब्रे वगैरह सब फ्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हिप से स्टार्ट होता है, लोअर बैक से स्टार्ट होता है। तो वो मतलब आप मान लीजिए कि जो जॉइंट्स के बीच की कुशनिंग होती है, उसको बॉडी एक तरह से फॉरेन एलिमेंट समझती है और उससे फाइट चलती रहती है। और जो जैसे ये दो जॉइंट्स हैं, तो इनके बीच की जो कुशनिंग है उसको सिनेगल फ्लूइड बोलते हैं इसको। हाँ, तो वो क्या होता है, फिर उसमें वो जो बोन है उनको फ्यूज करके एक टेम्परेरी बोन बन जाती कैल्सिफिकेशन के थ्रू, ऐसा जो मुझे समझ में आया। ओके। तो अब वो क्योंकि ओरिजिनल बोन नहीं है, लेकिन फ्रैक्चर वो भी हो सकती है और वो काफी पेनफुल सीन हो जाता है। तो धीरे धीरे, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको गठिया कहते हैं, गठिए का एक प्रकार हो सकता है। बड़ा प्रकार हो गया, बड़ा प्रकार है गठिए का। अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस का एक प्रकार है। अब उसके साथ साथ जब वो उस जर्नी से जब गुजर रहा होता है बंदा, तो काफी सारी चीजें, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट, कुछ आपका मेंटल क्रिएशन कि हाय मेरे को ये बीमारी हो गई, तो वो सब चीजें काफी और भी पार्ट, मतलब आप फिर वो पॉलीआर्थराइटिस में बदल गया। मतलब हर बार मैं डॉक्टर बदल रहा हूँ और मेरी बीमारी तो जो थी, ओके, यू आर सफरिंग फ्रॉम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीआर्थराइटिस, स्कोलियोसिस, सब आ रहा है। तो अभी भी आप देख रहे हो कि मैं एक तरफ थोड़ा बैंड हूँ, तो ये मुझे बाद में पता चला कि अरे स्कोलियोसिस भी है, ओके, पॉलीआर्थराइटिस भी है। तो वो पता ऐसा लग रहा है कि सारी गोलियां मेरे ऊपर चल रही हैं। बायोलॉजी पूरी सीख गया उस बीच में। हाँ जी। हाँ। तो सर, इस अगर मैं उस स्टेट के माइंडसेट समझूं, आप इतने साल से गुजर रहे थे और ये कब तक, 2011 जो हम ठीक होने की स्थिति, इंप्रूव होने की स्थिति ना लें, तो कब तक रही 2011 तक, बहुत पीक पे कब तक रही? देखिए, अभी जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे, उस पर मैं आपको इसका एक पैटर्न बताऊंगा। 2002 मेरे को इसलिए इतना याद है, होता पहले भी होगा। हाँ। 2002 में इसको मैंने कहीं आइडेंटिफाई किया कि ओके, मेरे हिप में पेन हो रहा है। 2008 मुझे इसलिए याद है कि ये सब पीक टाइमिंग है जहां मैं
एक बार बिल्कुल बैठ गया हूँ। अभी मुझे कॉलेज का एक दिन याद आया जस्ट बात करते करते, जब मेरा ये दोस्त देखेगा जिसने मुझे कॉलेज से घर पहुंचाया था। अच्छा जी। फर्स्ट ईयर के वक्त वो हम लोग साइकिल से जा रहे थे और एकदम से कॉलेज पहुंचने के वक्त मुझे जबरदस्त पेन हुआ और मैं अपने दोस्त के कंधे को पकड़ के मैंने बोला कि भाई मेरे को लग नहीं रहा कि मैं घर भी पहुंच पाऊंगा। साइकिल में मैनेज करते करते हम लोग जैसे तैसे पहुंचे थे। तो कुछ टाइमलाइंस हैं और मैं इनको भी नॉक नॉक कहता हूँ। नॉक नॉक क्या है वो हम लोग आगे बात करेंगे। मैं नहीं समझा इन नॉक नॉक्स को। हाँ। कोई आ रहा था मुझे बार बार समझा रहा था कि जागो बेटा। कॉलेज में समझाया 2002, 2008, 2011, 12, अब आते हैं 2018 में सीधा जंप करके मिले जाता हूँ, नहीं तो लंबी बातचीत हो जाएगी। 2018 काफी सारे ऑन ऑफ थे जिसमें ऐसा था जैसे कि इन्होंने 2013 की बात करी। 13 के बाद इनकी जो कंडीशन हो गई थी उसमें ये टोटली वर्क फ्रॉम होम में ही थे क्योंकि ऑफिस जाने की कंडीशन में नहीं थे। नहीं, मैं जानना जा रहा हूँ जब आपके पीक में चल रहा है, ये आपकी 2002 से चल रही है, आपने 2002 से पहले ही होगा, जब तक हमें कोई वो पिंच ना करे तो मैं अवेयरनेस नहीं होती। आपको पहली बार 2002 में पिंच किया ही। जी बिल्कुल, इसलिए अवेयरनेस होगी। आपने कहा इससे शायद पहले भी होगा। पिंच कर गया। अब ये पीक में जब चला गया तब आपका माइंडसेट कैसा था कि आप टूट चुके थे उस टाइम पे, और पहले व्यक्ति कैसा था? जैसे होता है एक होता है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति और एक व्यक्ति ऐसा हो गया टूटता था फिर जुड़ जाता था फिर हिम्मत जुटाता था। तो मुझे इन लोग जो मेरे फैमिली मेंबर्स वो बड़ा करेजियस बोलते थे, जो मुझे देखते थे शेर बोलते होंगे पहले। मतलब मेरे को शेर तब तक बोलते रहे कि जब तक मैं व्हील चेयर पे भी आ गया। मैं व्हील चेयर रखता था गाड़ी पे। अच्छा। मुझे ये था कि चलो मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस, जब व्हाट्सएप भी आ गया था, व्हाट्सएप स्टेटस काफी सालों तक योलो लिखा हुआ था, मींस यू ओनली लिव वंस। अच्छा। तो मैं अपने आप को देख के उसमें मोटिवेट होता था। एक जिंदगी मिली है, चलो जैसी भी दर्द भरी है गोलियां खा के पेन मैनेज करके व्हील चेयर रखता था गाड़ी पे। जब व्हील चेयर की बात बता रहा हूँ 2018 में, मैं व्हील चेयर रख के ऐसा आधा घंटा लेके गाड़ी के अंदर बैठ में स्टीयरिंग में सेट होने के बाद मैं लंबी ड्राइव पे निकल जाता था कि मैंने परिवार को घुमा देना है, वाइफ को घुमा देना, जाने से पहले बेटी को घुमा देना, ऐसा कोई जाने से पहले आपने ऐसे विचार कर लिया? ये मेरे दिमाग में जाने से पहले मेरा मोटिवेशन थॉट ही कुछ अलग था कि जाने का टाइम दिख रहा है क्योंकि लोगों की कंडीशन बुरी होती चली जाती है। अपने आप को वो नॉलेज लेना मेरा चल रहा है। अभी मैं जब फ्री बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा दर्द बढ़ा, अभी क्या कंडीशन होती है, आगे क्या होगी, अपने आप को मैं एजुकेट रिसर्च कर रहे हो पूरी। अब मैं से पूछना चाहूँगा, आपने तो समझ लिया कि मैम को घुमाना है, पेरेंट्स को घुमाना है, इसको घुमाना है, तो मैंने समझा कि मुझे अब मेरा जाने टाइम पक्का हो रहा है, आपने मान लिया। अब उस बीच में तो टूटना भी तो होगा यार। टूटने तक आते तक मैं समझा नहीं। अच्छा। टूटने तक मैं टूट ही नहीं रहा था एक्चुअल में। अच्छा। मेरा पेन जो था, इन लोग मेरी बड़ी तारीफ, जो मुझे देखता था, जैसे मैं आपको अपना गोवा के एक रिजॉर्ट का बताऊं, मैं क्या करता था, बहुत कंफर्टेबल कि मेरे हिसाब से वॉशरूम, मेरे हिसाब से रूम, मैं होटलों के गद्दे सब, आप लोग नॉर्मल बुकिंग करते होगे कहीं जाते होगे, मैं A to Z कि एक बहुत खतरनाक मरीज आने वाला तुम्हारे पास। तो लोग देखते थे और मैं ड्राइव करते करते, मेरा ड्राइविंग बहुत, मेरे को ड्राइविंग एज अ मेडिटेशन लगता था। अच्छा। तो मेडिटेशन क्या है वो मुझे बाद में समझ में आया। वो मैं चलाता रहता गाड़ी और ऐसे चलाते चलाते जबलपुर से पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उस जगह पे पहुंचे तो लोग देखते थे बिल्कुल पतला दुबला, ऑलमोस्ट एक्सरे मशीन में डालने की जरूरत नहीं, सारी हड्डियां सब दिख रही हैं, उतरी रिब्स दिख रही हैं पूरी, मतलब बहुत पूरा। हाँ, ये क्योंकि कई थेरेपीज, कई मोडालिटीज। बीच में जो पार्ट छूट गया वो पार्ट ये छूटा कि जब 2013 में ऐसा हुआ कि हम दिल्ली से जबलपुर चले जाते हैं क्योंकि अब ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं रह गई है। और फिर उसमें ये होता है कि ये टाइम मतलब 18-19 तक ऐसा था कि ऑन ऑफ चलता था। दवाइयों से ठीक हो जाते थे, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स जब रहती थी तो उससे दर्द सही हो जाता था, फिर चलने फिरने लायक हो जाते थे, फिर अच्छे हो जाते थे। फिर उस पे बीच में कभी जॉब स्विच करने का स्ट्रेस, कभी घर का स्ट्रेस, कभी हमारी एक ही बेटी है तब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसका ये वो सारी चीज़ें, और बड़ी तब भी मतलब ये था कि ऑलरेडी माइंडसेट तो इतना पॉजिटिव था कि कोई बात नहीं, ठीक है डिजीज़ है तो ठीक है, लेकिन मैं अच्छे से ये जानना चाह रहा हूँ। ये तो आपके सामने एक होता है आदमी का ना, एक जो फेस होता है जो कि दिखाता है कि मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को मैं हमेशा दिखाऊंगा मैं शेर हूँ। ये माइंडसेट आदमी का, मेल्स का ज़्यादा रहता है। तो ऐसा कभी मोमेंट है जिसके अंदर आप वो जो ईगो या वो क्या कहें रिस्पेक्ट या शेर वालापन कभी अकेले में रोया है?
अकेले में रोने वाला सीन आएगा अभी। अब 2018 तक आप पहुंचे हो, हाँ। तो यहाँ तक कहीं ऐसा रोना और वो सब चीजें एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। एक बिल्कुल गरहाट थी, ईगो था, मेल ईगो जिसको आप बोलते हो, वो वाला शेर बना हुआ था। भाड़ में आने कोई बात नहीं। मैं हाँ, नहीं, वो या तो वो परत लगा रखी थी या जो भी, इस वजह से ही अपने अंदर ही नहीं जा रहा था ना मैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो अंदर जाने के लिए कोई आ रहा है, मुझे नॉक नॉक हो रही है। अब आप 2018 के आगे जैसी पहुंचेंगे तो वो जो आप सवाल ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं आप, वो आगे मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या है, एक बात जो मैं सत्यमेव जयते की बीच में बात करके छोड़ गया और भूल गया, वहां मैं ऐसा हो गया था क्योंकि गुस्सा नॉर्मल एक हम जैसे होते हैं, गुस्से में हम कुछ भी बोलते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बहुत कनेक्ट अटैच हो जाते हैं, कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों से हम चिढ़ते हैं, ये सब मेरा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ये मेरे डिजीज का कारण बना हुआ था, मैं इसको कहीं नहीं समझ रहा था। जब डॉक्टर्स ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा कि तुम ऐसे एक डिजीज, तो मैं बोला अगर तुम पता लगा पा रहे हो कि मैं एक ऐसे डिजीज, जब इतना बता ही रहे हो तो उसको सही भी कर लो। वो तो तुमसे हो नहीं रहा। सत्यमेव जयते ने उसमें आके, वो बोलते हैं ना कि उसको और आग दे दी, घी डाल दिया, आग में घी डाल दिया। ऐसा ऐसा करते हैं, वो एपिसोड आपने अगर देखा हो, तो उसमें डॉक्टर्स के बारे में बताया गया कि डॉक्टर्स ऐसा ऐसा करते, मेरा रजिस्टेंस जहाँ 100% था वो 200-500% हो गया। और मैं बोलने लगा सब दोस्तों को और परिवार में बोलता था कि डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, डॉक्टर्स के पास, तो मतलब इनको कुछ कर देना चाहिए। अगर कोई बंदा कोई बोले डॉक्टर है तो ऐसा ऐसा, ये मेरा रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो आगे आके धीरे धीरे मैंने सब मतलब वो रेजिस्टेंस ऐसा था कि अब मेरा हो गया, एलोपैथी में तो मैंने नहीं जाना, फिर मॉडलिटी उसके बाद चालू किया कुछ हमने, जिसमें कि हम उसके बाद मैग्नेट थेरेपी, योगा, सुजोग, आप नाम लेते जाओ, आप बोलोगे ये किया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, एक्यूथेरेपी, सारी एक आती है, सेराजिम की एक मशीन आती है, खरीद ली थी। अच्छा जी, कि वो बेड पे आप लेट जाओ तो वो आपके पीछे से ऐसा स्पाइन में चलेगा, और वो एक इंफ्रारेड IR थेरेपी, मतलब थेरेपियों के आप नाम लो, क्योंकि इंटरनेट भरा पड़ा था। और ये क्या ढूंढती थी, पहले मैं भी ढूंढता था, यहाँ तक यही ढूंढ रहे थे। और उसके बाद अब स्टार्ट होता है कि मोस्टली मैंने देखा था कि कई लोगों को, जैसे मेरी मदर को भी अर्थराइटिस था, तो पता चला कि उनका ठीक हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा भी क्या डिसीज है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। वो ठीक है, अगर तुमने देख लिया है कि गूगल पे सर्च कर लिया तुमने कि इनक्योरेबल है, मैं नहीं ठीक हो सकता, मुझे तो मरते दम तक ऐसे ही मैनेज करना है जितना मैं मैनेज कर पाऊंगा। लेकिन वो जो वर्स्ट होता जा रहा था उसका कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च करते करते समझ में आया, सबसे खतरनाक थेरेपी आती है नेचुरोपैथी, जिसको लेके आई, और हमारी जैसा कि लव मैरिज है हमारी। हाँ। और ऐसी स्टोरी है, DDLJ बताई थी आपने पहले। DDLJ, उसमें खाने के उस पीछे नेचुरोपैथी ने हमारे डाइवोर्स तक का सीन बना दिया था। मैं बोलता था कि भाई तुम एक वकील ले आओ, अब बस खाना, मतलब मुझे समझ में आया कि ये दूसरा प्यार है। हाँ। मतलब पहला प्यार खाना है। हाँ। वो मुझे तब समझ में आया जब नेचुरोपैथी में लेके गई। तो वो तो सीन, मतलब तीसरी भी एक आप पॉडकास्ट कर सकते हो, नेचुरोपैथी के इतने चुटकुले और इतना सब कुछ। कोई एक चुटकुला बताइए, एक चीज बताइए, क्या किया उसने आपके साथ ऐसा इतना मतलब भयंकर रूप से आप बिल्कुल पीड़ित हो। हाँ, नेचुरोपैथी, देखिए सब लोग कहते हैं शराब बड़ा नशा है, कोकीन गांजा इनको नशों में मानते हैं, सब कुछ जो भी है। मैं कहता हूँ खाना सबसे बड़ा नशा है। तो मैंने फील किया, जिस आदमी को 2 लोग लग रहे हैं बेड से उठाने के लिए, जो आदमी कुछ जरा सा टच कोई कर दे रहा है तो वो करहा जा रहा है, कूलर, AC, पंखा सूट नहीं कर रहा है, पसीने से, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि गर्मी रहेगी तो ठीक है, इतने कष्ट में भी वो आदमी खाना नहीं छोड़ना चाह रहा। जबकि नेचुरोपैथी को जब हमने अडॉप्ट किया है तब शुरू, मतलब मैजिक है, नेचुरोपैथी मैजिक है। 10 सालों में पहली बार। हाँ, एक चीज मैं ये डिस्क्लेमर करना चाहूंगा कि कोई भी पैथी का मैं यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं डॉक्टरों पे भी बात करूंगा, जब वो चीज बोल लूं, समझ लिया हम उस चीज को, तो मेरा यही कहना है कि हमें रेजिस्टेंस किसी उसमें नहीं जाना है। थोड़ा लेट समझ में आया मुझे, तो मैं नेचुरोपैथी में आते हैं। तो नेचुरोपैथी पहली बार ऐसा हुआ कि लगभग जब तक ये नेचुरोपैथी दवाई नहीं खाई, हाँ, पेन किलर्स के बिना, हाँ, और मैजिक लग रहा था नेचुरोपैथी। टोटली रॉ फूड पे आ गए थे। मगर वो आपके इतना बुरा क्यों लग रहा था? वो बुरा नहीं लग रहा था,
हाँ अंदर एक खाने के प्रति नमक क्योंकि टच कर उसमें जाए। कुछ भी हाँ। कुक्ड फूड नहीं खाना देखिए, था नेचुरोपैथी। सिंपल नेचुरोपैथी का एक मंत्र बताता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं खींचता उसमें। वो सीधा समझाते हैं कि आपने किसी कुत्ते को, हाथी को, शेर को हॉस्पिटल जाते देखा है? हाँ आपने नहीं देखा, वो खुद नहीं जाता। हाँ आपने कभी किसी कुत्ते, शेर, हाथी को उसके सामने खाना रखा रहता है, कितना भी खाना पड़ा रहता है, एक बार अगर उसने कुछ खा लिया तो वो अगर बीमार छोड़ होते देगा, हैं, दोबारा नहीं खाएगा हाँ, उसको। और बीमार होता और है तो अगर छोड़ बीमार देगा। होते हैं तो ये कोई भी जानवर खाना नहीं खाता। तो बहुत अच्छे फॉर्मूले, हम्म ये फॉर्मूला इसने बिल्कुल समझ लिया। और सीधी सी बात थी उसमें कि परमात्मा जैसा दे रहा है वैसा ही खाओ, नेचर के साथ कनेक्ट करो। तो इसने मेरे को बिल्कुल नेचर से कनेक्ट कर दिया। हम लोग गाड़ी लेके जाते थे, गाड़ी की डिक्की खोलते थे, हाँ। हमारे यहाँ आटा, गेहूं, मैदा, दूध, शुगर, टोटली वीगन ये हो सारे गए। वाइट चीजें बिल्कुल घर के अंदर ही नहीं आती थी। अच्छा गलती से अगर आप आ जाते उस वक्त फ्रूट और आप बोलते चाय बना सैलेड। दो, तो हम बोलते 2 मिनट बैठो, फिर हम पड़ोसी से शक्कर, दूध और ये सब मांग के लाते, फिर हम आपको चाय बना के देते, क्योंकि हम लोग इसके टोटली विरोध में आ चुके थे। ठीक है। और हमने ऐसा कर दिया था कि ये जो मतलब हंसता था, अरे तुम तो चाय पीते हो, हम तो यार तो बहुत- मतलब अभी जो नीचे चीज तो हमने फिर- करी वो बेस्ट है, दूसरे तो मतलब ये हाँ, एटीट्यूड ये कुछ सब ऐसा था। चीजें चलती थी। हाँ मगर गुस्सा कैसे है आपको, डिवोर्स वाले गुस्सा कैसे है आपको उनके ऊपर? वो नहीं, वो क्या हुआ क्योंकि इसने- कुछ समय बाद ये हाँ। बोलते कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत हो गया भाई। मुझे तो कुक्ड फूड नहीं, चाहिए। एक्चुअल में होता क्या था मैं बताता हाँ। हूँ कि ये बचाना चाहती थी मुझे। हाँ मैं दर्द से गुजरता था हम्म कि मुझे देखती थी कि ठीक है, इसने मुझे पूरी तरह से नारियल पानी, हाँ तो जैसा परमात्मा दे रहा आपने वैसा खाना है, उसको कुक नहीं करना, गैस जलती नहीं थी, मौसमियाँ जो आ रहा है एज इट इज लो, मिक्सी में घुमा लिया तो नेचुरोपैथी में कहते हैं जिंदा फूड खाओ। हाँ। हाँ जी, जिंदा मतलब लाइव फूड खाओ हाँ, जो कि जिंदा है। यस। अब क्या हो रहा है, हाँ। मेरी लाइफ में मैंने कभी भी परवल, लौकी, ये इस तरह की सब्जियां, भिंडी, ये सब मैंने, मतलब मेरे बगल में बैठ के कोई खा रहा होता तो ऐसे मुंह फेर के दूसरी तरफ खाता था कि यार क्या है, घास फूस खा रहा है। हाँ, ये क्या खा हाँ रहा है? हाँ, खाने को मतलब ऐसे बोल देना कि ये क्या इंसानों जैसा तो खाया करो, कुछ खाने की चीज होती है क्या ये, अब मतलब मेरी हर हालत- कनेक्शन बाद में समझ में आए। अब नेचुरोपैथी में मुझे, क्योंकि दर्द तो है, हाँ जो बोल रही है वो फॉलो कर रहा हूँ, हाँ वो करते करते मुझे समझ में आया ओके, नमक नहीं खाया बहुत दिन से, कुछ ऐसा टच नहीं किया। अब घर में क्योंकि पापा मम्मी के लिए कुछ बन रहा है तो उनके पसंद है परवल हाँ और इस तरह की सब्जियां, मैंने कहा चलो सब सो रहे हैं दोपहर में, हाँ तो मैं धीरे से जाता था, कड़छी डाल के परवल ही ऐसे खा लेता, मैं वाह यार इसका भी स्वाद है जो मेरी पसंद में भी नहीं आ रहा। हाँ अब वो सीन ऐसा बनता था कि नमक और वो सब चीजें जब अंदर जाती थी तो बड़ा अच्छा सा फील होता था कि यार कोई नशा कर लिया है। हाँ। तो वो चलते चलते हमने एक रिश्ता भी तोड़वाया। अच्छा जी, हाँ, मैं बहस हो रही है, हाँ, बोले मत बताओ इसमें। तो हमने ये क्या यही होता वो था सीन है जो रीजन बनता था कि जो इन्होंने बोला ना कि हाँ, मतलब मैं बहुत बहुत मुझे ये story है। लगता था कि अगर आप इस चीज से ये ठीक बताओ हो सर, रहे हो- रुको मतलब ये बताओ पहले, बताओ क्लियर करो। 100-150 स्टोरीज है नेचुरोपैथी पे, ये क्योंकि मुझे फोर्सफुली करा रही थी, मैं कहीं मन से मान गया था कि मैं चोरी करने लगता था कि खाने की, हाँ। मैं रसोई में जाऊं क्या बना है, वहां परवल बना हुआ है, मेरी पसंद का नहीं, लेकिन मैंने चलो नमक तो आएगा, खा लूं कच्चा खाना, खा के मैं वैसा हो गया था। लेकिन ये समझ में आता था कि थोड़ा सा भी फेरबदल किया कुछ है। अब पता चला कल कुछ हमारे रिलेटिव्स में हमारी एक सिस्टर को देखने के लिए आ रहे हैं रिश्तेदार, लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, तो मुझे वो एक कार्टून आता ना उसमें ऐसा होता समोसे, तो मेरा फिर वैसा हुआ, मेरे को जैसे ही पता चला कल आने वाले हैं, तो मैंने बड़े भैया को फोन लगाया, मैंने कहा सब आओगे हो तुम लोग कल? तो बोले हाँ। अब इसका सीन घर में ये चलता था कि ये रोने लग जाती थी। अच्छा। तो कोई इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन इसका गुस्सा इस चीज में मालूम होता था कि किसी ने मुझे कुछ खिला दिया। अच्छा। जैसे मम्मी का मन करता था कि यार तू धीरे से खा ले, गिराई मम्मी ने पकड़ा दी, तो खाने को लेके वैसा सीन चल रहा था। अब मैंने बड़े भैया को फोन लगाया, मैंने कहा भाई वो समोसे आएंगे कल। अरे पागल हो गया क्या? बड़ा भाई अपनी टीम में ले लिया। तो वो डरा हुआ है इससे कि यार, जैसे इसको घर में रिंकू कहते हैं, तो जैसी बात छिड़ी कि यार रोने लग जाएगी, रिंकू का क्या, फिर वो गुस्सा करेगी, उसने अगर देख लिया मुझे, मतलब मुझे नहीं मालूम, मेरे को भाई समोसा खाना। और बड़े भैया को अगर कुछ बोला है तो उन्होंने उसको बस प्रोसेस कर देना है। तो वो बोले ठीक है। अब सब बैठे हैं, लड़का लड़की देखा दिखाई चल रही है, बीच में समोसे और सब कुछ रखा हुआ है। बड़े भैया उठते हैं, एक समोसा उठा के जेब में रख लिया उन्होंने। अब वो बेचारे लड़के वाले देख रहे हैं ऐसे नंगे भूखे घर में शादी करने के लिए। तो वो सीन जो था, हमने इसको 1-1.5 साल बाद बताया
अच्छा जी। ये ऐसा हुआ, भैया चुपचाप से अंदर है, ये समोसा खा। नेचुरोपैथी में एक चीज और होती है, आप दवाई मुक्त तो हो ही जाते हो, हाँ। आप की सेंसेस इतनी तेज हो जाती है, सुनना, देखना, सूंघना, ये सब बढ़ जाता है। अच्छा। तो आप कुछ भी चीज है उसको मुंह में रख के आप बता सकते हो कि इसमें क्या क्या मसाले, क्या क्या चीज लगी है। अच्छा जी। और किसने क्या खाया है। अच्छा। तो अब क्योंकि मेरे कमरे में समोसा आया था, मैं ठंड का समय था, मैं पंखा अंखा खिड़की खोल के वहां की हवा भगा रहा हूँ कि क्या आएगी मैं पकड़ लेगी कि हाँ समोसा इंस्पेक्टर साहब ना आ जाए। क्योंकि मुझे अकेला भूखा नहीं रखा जा रहा था। हाँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी मम्मी ने और वाइफ ने और लगभग बेटी को भी साथ में, कि सबके सब नेचर से कनेक्ट हो जाओ, होलसेल में सब लोग आ जाओ। हाँ, और सब सपोर्ट कर रहे थे। सब ने करीब, मैं होऊंगा 92 kg का रहा होगा, मैं 48 kg टच कर गया था। और मम्मी 110 किलो की होगी। मम्मी ने घटाते घटाते 70 नहीं और आ गया था, नहीं 70 था, हाँ 70 70-80 ऐसे ही मम्मी और इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे को तो लोग मान चुके थे कि चलो बीमार है। अब हम लोग गाड़ी से कहीं निकले तो हम लोग पे लोग ऐसे दया दृष्टि से देखने लग गए थे कि बेचारे, हाँ बेचारे, और कई तो रोक के बोल देते थे कि भाई कुछ पैसे ऐसे का सपोर्ट चाहिए हो आपको या कुछ ऐसा है। हम लोग बोले हम लोग नेचुरोपैथी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपकी डाइट होती है नेचुरोपैथी में, वो आप नेचुरल फूड खा रहे हो, तो फिर एक बार तो आपका बॉडी वेट जो है, जो कि फैट्स की वजह से या फिर प्रोटीन्स की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से बड़ा होता है, वो एकदम से कम होता है। तो वो ऐसा हो गया था मेरा 45 200% बहुत अच्छी चीज है, हम अभी भी फॉलो करते हैं। लेकिन अब हम मिडिल पाथ में हैं, मतलब हमने हर चीज को बड़ा एक्सट्रीम में लिया है। मैम आपकी इंस्पेक्टर थी उस टाइम पे, मतलब शुरू से ही डीआईजी बनी हुई थी आपकी शुरू से ही है। मैंने इनके साथ उस चीज को टोटली फॉलो किया है, मतलब मुझे, लेकिन ये था कि आपने फॉलो नहीं करवाया, आपने फॉलो करवाया ज्यादा, करवाया भी है और किया भी है। पूरा डंडा रखा है आपने। मैं तो इसकी नेचुरोपैथी व टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा यूज करता था। गूगल मैप में इसकी लोकेशन, मेरे मैप में इसकी लोकेशन पता रहती थी, ये मार्केट गई है, इधर से मैं जोमेटो और स्विगी बुक कर देता था। तो दोनों साथ में ऐसे रख के देखता रहता था, ये कहीं है, उधर से जोमेटो वाला आ रहा है, उसको बार बार बोलता हूँ जल्दी आ जल्दी आ। फिर टेक्नोलॉजी का एक पार्ट, MG हेक्टर में रिमोटली मेरा टेल गेट ओपन हो जाता था, ये भी आ रही है, जोमेटो वाला भी आ रहा है। उसको मैं बोल रहा हूँ भाई अपार्टमेंट में डिलीवर नहीं करना, एक गाड़ी की डिक्की खुलेगी उसमें रख के चले जाना भी। तो इसमें बहुत एक्सट्रीम हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि ठीक होने की बजाय ना वो जो समझाने लग गए थे कि हाँ, मतलब क्या हो रहा था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कई चीजें, मनीष को लगता था कि अगर मैं इसे बताऊंगा ये रोएगी तो माहौल खराब होगा, लेकिन क्या हो रहा, आप बता नहीं रहे हो, लेकिन आपकी जो आप कर रहे हो, आपकी एनर्जी तो आप एक्सचेंज कर रहे हो ना, कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो वो जो झूठ और वो सब चीज़ें हो रही थी, मैं ज़बरदस्ती फॉलो करवा रही थी। मैंने मतलब उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया कि मैंने ये जो किसी को खाने के लिए रोकना और ये सब चीज़ें करना, आप ये किसी को फोर्सफुली नहीं करवा सकते। अगर कोई किसी ने फास्ट करना है वो भी अपने मन से करना है, किसी ने खाना खाना है वो भी अपने मन से करना है। आप किसी को जबरदस्ती ना भूखा रख सकते हो ना खाना खिला सकते हो। ये तब मुझे समझ नहीं थी। ये 2018, 19, 20 की टाइमलाइन तक आ गए हो आप अभी। ठीक है, मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आपने भी इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि आप चाहते थे मेरे हस्बैंड, मेरे जो साथी, मेरा पार्टनर है, वो इम्प्रूव हो। एक बोलते मरता क्या ना करता, वो कैसे भी ये इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि आपने तो मान चुके मेरे डेडलाइन आ चुकी है, टाइमलाइन आ चुकी है। मैम को है कि भाई मुझे इम्प्रूव कराना है जी। एक्चुअली जिस दिन मुझे इस नेचुरोपैथी का पता चला था, उसके एक दिन पहले ही मतलब मेरा बर्थडे था। अच्छा जी। हाँ जी, ये 2019 फर्स्ट, मेरा बर्थडे 1 Feb को होता है, और उसी दिन या उसके सेकेंड डे ही रात को मैं देखती हूँ यूट्यूब पे, और मुझे समझ में आता है कि अगर आप मुझे ऐसे सरप्राइज रात के बाद दूसरे दिन मिलता था, और मैंने ये देख लिया है, कल से तो ये चालू करना। तो चलो नई थेरेपी स्टार्ट। एक और चीज मैं जो बताता हूँ सबको, मेरा घर का नाम है मिक्की, और ये मेरे साइंटिस्ट हैं, और मैं हूँ मिक्की माउस। तो जो चूहे पे सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप पे करते सारे, ये बोलते हैं कि अच्छा, आप मुझे समझ में आया कि मेरा नाम मिक्की, मतलब क्यों रखा गया नाम होता है ना कि वो वैसे ही आप हो, तो बोलते हैं मैं तेरा चूहा हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे करती है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हीं पे करती हूँ। बस स्टिल दुख तो उनको ज्यादा हुआ कि इनको ये इतनी पीड़ा हुई उस टाइम पे। हाँ, ये मैं लेकिन मुझे बस वही चीज जैसे आपने बोली कि बस एनी हाउ ये ठीक हो जाए, मतलब कि किसी भी अगर नेचुरोपैथी से ही। आप इनके सामने कभी टूटते थे जी? हमेशा टूटते थे हमेशा इनके सामने? मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन होता था, क्यों, कि ठीक है कि मैं हर जगह मैं गुरुद्वारे जाती थी या फिर कहीं भी, मेरा यही क्वेश्चन होता था कि
ऐसा क्या किया है इसने कि इतनी सफरिंग, क्योंकि पेन इतना ज्यादा होता था कि मतलब मैं ही 18 से ऐसा था कि मैं ही नहलाती थी, मैं ही कपड़े पहनाती थी, क्योंकि धीरे धीरे स्कोलियोसिस के कारण और फिर उसके बाद व्हील चेयर पे आने के कारण, हाँ, तो जिसको आप नहला रहे हो, आप उनको उठा रहे हो और आप उसकी तकलीफ देख रहे हो, तो वो कितना दर्दनाक होगा। तो मैं इसका वो बताता हूँ कि ये रोने का जो आप इसका बता रहे हो, तो ये इतना सोचती थी कि उंगली माल, आपने सुना होगा एक राक्षस का नाम था, तो बुद्ध ने माफ कर दिया, बदल दिया, उनको भी संत बना दिया। कौड़ा राक्षस एक हुए हैं जो लोगों को तल तल के खाते थे। तो ये वैसा मुझे बोला करती थी कि तुमने ऐसे कौन से पाप कर रखे हैं। मैं पूछती होती थी कि तुम याद करो कुछ ऐसा किया था कि मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक। स्कूल टाइम में मैं मर्डर कर दिया हो। हाँ, मतलब मैं जो जाता था, मेरे को ये, मैंने कहा कहीं बच्चों को इतना तो नहीं मारा कि बाद में पता किया था उन बच्चों का कैसा क्या हुआ। टीचर था 3 साल के लिए स्कूल में। अच्छा। एज अ कंप्यूटर टीचर काम करता था। तो वहां पर कुछ ऐसा मेरे को ड्यूटी स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल असाइन कर देते थे, यार जो लेट आ रहे हैं इनकी लाइन बनवाओ, और लाइन बनवा के इनको उठक बैठक कराओ। मुझे वो चीज याद आती थी कि मैंने काफी लोगों को ऐसा लाइन लगा के उठक बैठक कराई है। एक को तो मैंने इतनी करा दी थी कि उसके पेरेंट्स दूसरे दिन आ गए, बोले कि भाई, तो ये सब चीजें मुझे याद आती थी। तो मैं बोला कि यार यही किया मैंने, जो मुझे सबसे कठिन वाली चीज याद आती है। तो अब इसके लिए मैं माफी ही मांग सकता हूँ, उस वक्त नासमझी में हो गई जो हो गई। लेकिन ये वही सवाल बार बार लेके, तो इसका रोना तो चलता था 2018, 19, 20 में चलता रहता था बीच बीच में। क्योंकि ऑलरेडी साथ साथ में क्या होता था कि अब जब हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मतलब एक शब्द होता था, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। तो अब जितनी समझ होती है, जितना स्तर होता है आपका, तो यही चीज इसे भी समझ में आ रही है, मुझे भी समझ में आ रही है कि ये जो गुस्सा है ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है, हमें बीमार करता है। ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं। फिर जब पाठ कर रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। साथ ही सिस्टर शिवानी को भी सुन रहे हैं, तो उनके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि कैसे आप अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हो, कैसे शब्द बोलते हो, वैसे कैसे चढ़ रहे हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस लाइन से, जो 18, 19, 20 से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसमें अपनी लर्निंग स्टार्ट की। अब ये सब साथ में नेचुरोपैथी रुकी नहीं है अभी। हाँ, नेचुरोपैथी थोड़ा सा मिडिल पाथ में आ गई है। मेरा रोना धोना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा ये आ गया कि आप जबरदस्ती किसी को भूखा नहीं रख सकते। ठीक है। तो मैं थोड़ा कैसे आया, ऐसे कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया कि मतलब एक दिन मीटिंग ही हुई थी सीधा कि हाँ बताओ तुम्हें, मतलब चाहते क्या हो? हाँ, या तो वकील आ जाए। नहीं, एक्चुअली मेरा ये होता था, मतलब मैंने एक लाइन इनको ऐसे बोल दी थी। मैंने कहा कुछ हमारी मतलब टचवुड है कि प्यार ऐसा रहा है कि कभी वो कम नहीं पड़ा है, लेकिन उस टाइम दोनों का ही चीजों को लेकर के उनको लगता था कि मैं सही हूँ, मुझे खाना खाने का हक है। मुझे लगता था कि नहीं, मैं ठीक, मतलब मैंने ऐसा लिया होता कि मैं ही भगवान बन गई हूँ, मैं जो कर रही हूँ वैसे ही करना है और तुमको ठीक होना है। तो ये जो इमोशनल बोला जाए कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हाँ, तो ये जो चीजें हो रही थी ना, इसकी वजह से ऐसा हो गया था कि लड़ाई इतनी बढ़ जाती थी कई बार कि कोर्ट में लेके पहुंचते तो वहाँ जज पूछता क्या प्रॉब्लम है, बोले खाना नहीं देती थी, और ये बोलते खाना खा लेते, तो सीन भी बड़ा गजब होता। तो मैं बोलती थी, मैंने कहा बोलती इतनी दिक्कत है डिवोर्स दे दे। मैंने कहा देखो डिवोर्स तो दूंगी, लेकिन पहले तेरे को ठीक कर दूं, नहीं तो सब बोलेंगे कि बीमार पति को छोड़ के चली गई। ये बड़ा जबरदस्त, ये मेरा डायलॉग होता था। ये छोड़ूंगी जरूर, मगर ठीक करे छोड़ूंगी। हाँ, तो एक शाहरुख खान की, अब वैसे तो मैंने बताया हमारी डीडीएल ये शाहरुख खान की मुझे दूसरी मूवी का रेफरेंस देने लग गई कि वो उसमें शाहरुख खान को ठीक करती है माधुरी दीक्षित। ठीक करने के बाद नहीं, उसका रेफरेंस नहीं दिया था, वो बिल्कुल अलग स्टोरी। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं आगे। फिर आगे क्या हुआ, आगे जर्नी कैसी हुई? फिर जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे ना अब डिकोड करना चालू किया मैंने, इन्होंने नहीं, मैंने। मतलब सर तो कर ही नहीं रहे थे, सर बोलते मैं तो सेट कर लिया अपना। हाँ, उससे ये था कि मतलब इवन और ज्यादा इस नेचुरोपैथी में क्या हो रहा था कि पेन, अब इसके बाद फिर खाना पीना भी स्टार्ट है, और ना जो भी बोल लो कि उस टाइम और जो चिड़चिड़ापन और ज्यादा रेजिस्टेंस चीजों को लेकर, और ज्यादा कंप्लेन, रिलेशनशिप में दरार, हाँ थोड़ा और ऐसा भी आ रहा है कि अब मतलब काम भी करना है और घर भी चलाना है, और सारी मतलब हर चीज बढ़ ही रही थी। ये जो जितने भी ये बोला जाए कि नेगेटिव इमोशंस थे ना, कलेश, हाँ कलेश बढ़ गए थे। हाँ, क्या चल रहा है, नेचुरोपैथी चल रही है। मैं ऐसा था कि मैं खड़ा हूँ,
2018, 19, 20 ये मैं ऐसा हो गया हूँ। ओके। और फिर मैं आते आते व्हील चेयर पर ये 2 20 स्टिक सामने, पहले 1 स्टिक, फिर 2 स्टिक, और फिर आते आते मेरे पास, मैं व्हील चेयर के अलावा कोई मेरे पास चारा ही नहीं था कि मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह। और मेरा वो क्वेश्चन नहीं रुक रहा है, क्यों क्यों क्यों। तो यही क्यों क्यों करते हुए जैसे मुझे नेचुरोपैथी मिल गई थी, और उस नेचुरोपैथी में मैं एक चीज़ शेयर करना भूल गई कि उसमें हमने ये तो सीख लिया था कि आपको जैसा फूड है वैसा लेना है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो नेचुरोपैथी वाले थे वो ये भी बताते थे आपको साधना भी करनी है, आपको साधना भी करनी है। तो वो कभी साधना वर्ड के ऊपर ना ध्यान गया, ना कभी उसको सर्च करने की कोशिश करी कि ये क्या साधना की बात कर रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसे ही फिर से YouTube पे सर्च करते हुए मुझे पता चलता है मेडिटेशन के बारे में। ओके। और हिंदी की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ से एंट्री होती है PMC हिंदी, ओके, जो कि मेडिटेशन के बारे में बताता है। अब यहाँ भी ऐसा नहीं था कि मैं मेडिटेशन से अट्रैक्ट हो गई, मैंने उसमें सबके आत्मा की यात्रा करके एक शो आता है, का शो देख और टेस्टिमोनियल, ध्यान के चमत्कार, ये सब इतने भरे पड़े थे जिसमें लोगों ने अपने इनक्यूरेबल डिसीजेस ठीक किए हुए थे, रिलेशनशिप्स ठीक किए हुए थे, मनी को लेकर ब्लॉकेजेस ठीक किए हुए थे। तो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई। और उसमें नहीं आया था ये PMC हिंदी में ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं भी ढूंढता रहता था, तो मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा ढूंढ लिया। अभी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये अपने तरीके से कुछ ढूंढ रही है और मैं अपने तरीके से। दोनों बात करेंगे सर, डॉक्टर जो डिस्पेंसर की बात करेंगे, PMC की बात करेंगे और मेडिटेशन की बात करेंगे। बात वही है। बात अल्टीमेटली एक ही पे वो कर रहे थे। मैं सुनता था, फिर मैं सुनते सुनते, क्योंकि एक ही कमरे में चल रहा है, सुनते सुनते फिर मैं इससे बोला, यार ये जो तेरी वाली बातें हैं ना, ये हिंदी में बोल रहे हैं या ये इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो हमने आपस में फिर बैठ के समझना चालू किया। फिर एक हमारे लाइफ में एंट्री हुई 28 दिन की श्रेयांश दागा की वर्कशॉप थी ऑनलाइन। ओके। वो एक ऐसी चीज थी जो दोनों साथ में बैठ के पूरा सुने समझे। 28 दिन का पूरा, जब मैं ऑफिस से फ्री होता था, मैं बोला हाँ वो कहाँ रह गए थे, फिर से लगाओ अपन। अब हम लोग मिलना चालू हो रहे थे। अब क्या हो रहा था कि सुन तो रहे थे, लेकिन चीजों को सुनना और उसे अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। ओके। तो क्या हो रहा था कि मैं, मतलब मेरे साथ ये होता है कि मैंने अगर कुछ ऐसी चीजें सुन ली हैं तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब भी क्या हो रहा है कि अब जब ऐसे बताया जा रहा है कि देखो ये ना गुस्सा करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, ये कंप्लेन के लिए मना करते हैं, ये जजमेंट के लिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब अभी तो ये बता रहे हैं कि वो, लेकिन जब मैंने ये ढूंढा था और मैंने बोला कि ऐसे मेडिटेशन करना है, तो मनीष एकदम से चिल्लाते थे कि फिर कुछ नया ढूंढ के ले आई है। मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं किसी तरह से, मतलब ये जो चीजें समझा रही मैच हो रही है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ नहीं, एक कोहेरेंस हीलिंग करके कुछ होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक रिट्रीट अटेंड करूंगा। मतलब मनीष को लगता था कोई आएगा और ठीक करेगा, कोई मतलब कोई सामने से ऐसा कोई होगा, लेकिन ये जो जिस मेडिटेशन को मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी, उसमें ये था कि उसमें वो बोल रहे थे कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। वो उसमें भी वही बोल रहे थे, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। उसमें भी बिल्कुल सब चीजें बिकॉज़ आई हैव रेड बोथ बुक्स, द प्लेसिबो एंड सुपरनैचुरल। बट लेकिन मनीष इस चीज को बस थोड़ा बदला हुआ था, मेरी समझ मेरा नहीं आ रहा था। क्या डेवलप, मुझे फाइनल फेज तक अभी जाना था कि जो उसमें एक डार्क नाइट ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, वो मेरी आनी बाकी थी। और अभी मैं जो करेजियस सबके सामने बना हुआ था कि व्हील चेयर में व्हील चेयर तो मेरे लिए ऐसा आ गया था जैसे मर्सिडीज ले ली है मैंने, और मैं बेहतरीन, मैं ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ मैं व्हील चेयर लेके दौड़ा लूं। मैं कार में वीकेंड में जब ऑफिस से फ्री हुआ तो मैं ऐसी कुछ सोसाइटी और ऐसे वो ढूंढता था कि चलो पहुंचे, तो सब कुछ अच्छा चल। एक्चुअल में ये वो स्टेज होती है, इसको बोला जाता है एक विक्टिम मेंटालिटी, के मतलब आप एक बेचारे मोड में हो, उसी में एंजॉय कर रहे हो, सबकी सिंपैथी भी मिल रही है, और हमें उसकी आदत भी हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये इसको ना आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो जो चीज लोग बोलते हैं, मगर सर इससे पहले मैं बताऊं, आप मैम ने कहा ना कि मैंने स्टार्ट किया नया फॉर्मूला ले आई, तो आपने जो मुझे ऑफ द कैमरे भी कहा था कि मेरी मेल ईगो बहुत आ गई थी, और मेरा ये था कि यार ये उठा लाई तो कुछ। हाँ, अभी वो जो आएगा, हाँ, क्योंकि वो जो इसने बताया कि विक्टिम मेंटालिटी वाली बात, हाँ, उसमें मजा भी ये आता था कि यार देखो मैं व्हील चेयर में भी हूँ और मैं पेन में भी हूँ, लेकिन
जो लोग मुझे उसमें देख रहे हैं कि चलो जितना भी है एक दिन तो सबने जाना ही है, तो वो चीज में एक अंदर से ऐसा कुछ ऐसे आ गया था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बस ऐसा ही और ऐसे ही चले जाना है मैंने। ओके, मुझे कुछ सुधारने की जरूरत, मुझे हाँ। मतलब मनीष को लगता था नहीं, मतलब ठीक है गुस्सा आता है लेकिन अब ऐसे भीख भी नहीं, मतलब वो जो एक ईगो जो होती है ना, उसके बहुत सूक्ष्म और बहुत बड़े रूप होते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब वो धीरे धीरे ये मेडिटेशन से ही पॉसिबल होता है। और आपको पता लग गया था आपको ये सारी चीजें मुझे पीएमसी के थ्रू समझ में आ गई थी, मैं मेडिटेशन करने लग गई थी। और पीएमसी हमारे यहाँ सुबह शाम दिन रात चलता था, लेकिन ये तो शुरू में तो बहुत चिढ़ते अब मेरा क्या हो रहा था कि मेरी हालत अब ऐसी आई, अक्टूबर 2023 में आता हूँ मैं अब आपको, ये वही बात आंसर है उसका जो पूछना शुरुआत में। अब जो ब्लैक नाइट ऑफ डार्क नाइट ऑफ सोल जो है, अभी तक इनको पता था कि जो मैं देख रही हूँ सुन रही हूँ वो अच्छी चीज है, लेकिन मतलब मेरे से नहीं हो रहा है ये, मतलब मेरे बस की नहीं है। हाँ, मेरे बस की नहीं है। सही तो है, मैं मेरे बस ये आंख बंद करके क्या हो जाता है, ठीक है होता होगा, लेकिन मेरी वाली स्टेज में तो आंख बंद करके क्या हो जाता है। हाँ, तो ये किचन में थी, बेटी अपने कमरे में थी, मैं वॉशरूम, क्योंकि मैं व्हील चेयर से उठ के ऐसा 2 स्टिक्स पकड़ के वॉशरूम गया, और एकदम से मुझे कुछ ऐसा एक किसी हिप में या फिर एक तरफ ऐसी कुछ ऐसे कटक करके जैसे ब्रेक होने की कुछ आवाज आती है, ऐसा कुछ फील हुआ। उसके बाद लगा कि बस मैं अब गिरने वाला हूँ और ये लास्ट डे है मेरा, और मैंने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया। मेरे गिरने से पहले वाइफ ने मुझे संभाल लिया, बेटी आई, इन लोगों ने मुझे खींच के जैसे जैसे, क्योंकि पेन बहुत था, तो कोई ऐसा भी नहीं कि यहाँ लिया और लेके 2 सेकंड बैठे, करीब 1.5, 2, 2.5 घंटे 3 घंटे तक वो वॉशरूम से बेड तक का सफर कराया। मुझे ये नहीं मालूम था कितने 2, 2.5, 3 घंटे लगे होंगे। 3 घंटे बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि पेन बहुत है, बहुत संभाल के मैंने बस थोड़ा करते और कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं, 10-15 मीटर की दूरी से इन लोग मुझे यहाँ से आया, अटैच वॉशरूम था, और ला के मुझे बेड पे जो डाला है, उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम था कि ये बेड की चद्दर अब आगे जाके 3 महीने 4 महीने तक बदलनी नहीं है, और मैं बेड पे जा रहा हूँ, इसके बाद मैंने उठना नहीं है। मैं भीष्म पितामह जैसे, भीष्म पितामह सही उसमें बाणों की शैया में लेटे थे, तो मैं वैसा होने वाला था। और क्योंकि इतना पेन 2002 से 2023 तक देख लिया था कि ऐसा लगता था कि कल परसों 10 दिन 15 दिन ठीक हो जाएगा, और नेचुरोपैथी तो है ही, मैं नहीं मान रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं पूरी कंडीशन में पड़ गया हूँ, तो मैं बोला कल से फुल टोटल नारियल पानी में शिफ्ट अब अंदर से आ रहा है। तो नराते भी चल रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा है इसको, अच्छा कि नराते भी हैं। अब मैं मना कर रही हूँ कि नहीं बोलते नहीं, अब तो सिर्फ नारियल पानी, फ्रूट बाकी फ्रूट्स की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नारियल पानी। बट लेकिन वही था कि तब तक ये सारी चीजों का टाइम जा चुका था। और अब मेरा जो आप रोने वाला पूछ रहे थे, तो यहाँ तब चालू हुआ जब मैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन नारियल पानी, एक महीना, और ये सब चीजें हो गई थी ऑलरेडी, नारियल पानी, नेचुरोपैथी और डॉक्टरों की दवाइयाँ, उठ नहीं रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ये था या तो एक बार में निकल जाएंगे या नेचुरोपैथी से इस लायक कर लेंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी में मुझे अभी भी विश्वास इतना तगड़ा है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो जंगल का शेर, कुत्ता, हाथी बन जाओ आप, और आप खाने से दूर हो जाओ, तो आप क्योर कर सकते हो। लेकिन क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, क्या आप उतना कंट्रोल कर सकते हो, उतनी तपस्या कर सकते हो? तो वो वाली चीज तब मेरे अंदर आई, क्योंकि पेन इतना आ गया, मैं बेड से ना करवट बदल रहा हूँ, ना मैं इधर देख रहा हूँ ना उधर देख रहा हूँ, सिर्फ सीलिंग दिख रही मुझे। तो वो सीन ने ऐसा कर दिया कि अब एक दिन फिर मैं रो पड़ा इसके आगे। अच्छा, पहली बार? हाँ, इतने 20 सालों में पहली बार? हाँ, मतलब ऐसा रो, मतलब हाँ, इस बीमारी, जब से ये बीमारी इतने वर्स्ट रूप में भी थी, तब भी हमने मनीष को कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा था, कभी इतना टूटते हुए नहीं देखा था। इवन व्हील चेयर पे आने के बाद भी, मतलब कभी थोड़ा बहुत आया हो तो पता नहीं, एक आध कोई मूवमेंट ऐसा रहा हो। हुआ क्या था मुझे अभी और अच्छे से याद आ रहा है कि अक्टूबर मिड में था, और आते आते 23 की बात है। हाँ, 23 ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी पास की है। 25 नवंबर को मेरा बर्थडे था, और मैं अपने उसी जोशो अंदाज में मैं लगा था कि नेचुरोपैथी तो मैं कर ही रहा हूँ, नराते भी चल रहे थे, और वो सब कुछ चलते चलते 25 नवंबर का मैंने इससे प्रॉमिस कर रहा था कि मतलब तुम लोग थोड़े कमजोर हो, मैं खड़ा होऊंगा तो तुम लोग मुझे संभाल नहीं पाओगे, तो भाइयों को और भतीजों को आने दो, वो जैसे ही आएंगे तो मैं एकदम खड़ा हो जाऊंगा उनके साथ। अंडरस्टैंड है, कोई बात नहीं।
तो वो टाइम ऐसा था कि जब उन्होंने खड़ा किया तो मैंने देखा ओ यार पैर तो अजीब ढंग के मुड़ गए। तो वो सीन देख के मतलब जो रोना चालू हुआ मेरा, मतलब अभी मैं उस चीज को वापस रिकॉल कर रहा हूँ। नहीं ठीक है। तो वो मतलब इतना कठिन टाइम था कि जैसे फिर इसने, मैं बोला ओके ये बार बार बोल रही है कुछ, क्या है क्या वो एक्चुअली क्या था कि जब नहीं उस फेज में क्या हुआ फिर आप उस टाइम में फिर आपका टूट गए थे उस टाइम पे? मतलब मुझे कहीं ये था क्योंकि मैं इस चीज से बहुत समय से गुजर रहा था। हाँ। तो मेरे कई दिन ऐसे आए, कुछ शादियां थी पिछले साल, तो मैं उसमें भी बेड पे गया लेकिन मैं खड़ा हो गया। तो कहीं कहीं स्वेलिंग आती थी, मैंने जैसे आपको बताया रिस्ट में आई, नी में आई, तो मेरे को ये रहता था कि चलो ये चीज थोड़े समय बाद चली जाएगी। जैसे वो बोलते हैं ना कि ये दौर भी चला जाएगा, गुजर जाएगा। उस वाली लाइन को पकड़ के ही चल रहा था अभी तक लाइफ में कि ये दौर भी निकल जाएगा। जब इतना निकल गया तो वो जब, लेकिन फाइनली उस टाइम पे मनीष का ये कहना था इसके पास हाँ कि अब नहीं हो रहा, टूटने के बाद हाँ मतलब अब पूरी तरह से अब इनके पास बोलते अब तो। एक मिनट रुको, मुझे दुख थोड़ा और बांटने दो थोड़ा उसको थोड़ा लंबा करने दीजिए मुझे कि वो जो फेज है, क्योंकि देखो मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ क्योंकि और लोगों के लाइफ में भी ये फेज आते हैं जी और उस फेज को कैसे मेंटेन करते हैं, हम इस वजह से इस पॉडकास्ट को क्रिएट कर रहे हैं। जी हंसना खेलना कूदना और खुशी में रहना तो सबको दिखाते हैं, हमारा मेन यहाँ पर कैसे आप उस डिप से जाके ऊपर बढ़ पाते हो। तो इसलिए मुझे उस पॉइंट की बात ज़्यादा करनी है। तो उसमें टूटे आपने, तो एक दिन में आप डिसीजन ले लिया, आप मैम के पास गए? नहीं पूरा एक दो महीने तक कंटिन्यूस, मतलब हर कोई आता था हमारे घर पे और ये उनको देख के रोने लग जाते थे। एक महीना नहीं, एक महीना नहीं, ये 3 महीनों तक, नवंबर दिसंबर। अब लेकिन अब क्या होता था कि अब अगर तब हमारी लाइफ में आती है मैजिक बुक, ये बुक, यस मैजिक बुक, मेडिटेशन ऑलरेडी ऑन ऑफ होते हुए 22 में मैंने आपको बताया जो पीएमसी का मेडिटेशन ऑलरेडी मैं कर रही थी और मुझ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिनको मैंने अडॉप्ट कर लिया था और मैंने मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट वो ये कि सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है, सबके अपने अपने सोल प्लान्स और बहुत सारी चीजें। और ये रोज मुझे आके बोलती थी कि आप मिरेकुलस बीइंग। हाँ, तो उसमें क्या था कि मैं चिढ़ के बोलता था, मैंने तुम भी पागल हो, तुम ये जिन चैनल को देख रहे हो उसमें सारे बैठे पागल। क्योंकि अब क्या हो गया था, बेड पे आ गए। ये तो आपने बहुत तहजीब से बोला है, आप उसी और अलग लहजे में गुस्से में भगा देता था और काफी गलत तरीके से बोलता था। मम्मी को बोलता था मैं ये झेल नहीं पा रही है शायद मेरा जाना। तो मैं ऑलमोस्ट डेथ बेड पे था उस वक्त और ऐसा सीन था कि जब फाइनली मैंने इसको हाथ जोड़ के बोला, मैं ओके गुरुजी बताओ सीखना क्या करना है क्या। और अभी भी मेरे दिमाग में कहीं ये था चलो जाते जाते, क्योंकि मुझे अब फीलिंग ये आ गई थी कि बॉस अभी ये जाने का टाइम है शायद और लोग ऐसे ही जाते होंगे। मेरा ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बार में आत्मा बाहर आ गई, मेरा थोड़ा टाइम खिंच रहा है। तो आज कल परसों में मैं भी चले जाऊंगा, तो इसको जाते जाते नाराज नहीं करते। अच्छा, उस वजह से आपने बोला? हाँ, उस वजह से। तो मेरा वजह ये थी उस वजह से कि ठीक है कि क्या ही बोल लेगी, क्या ही करवा लेगी, अब तो जा ही रहा हूँ, तो 2-4 दिन इसकी बात मान लेता हूँ। आगे आते हैं, आप बताइए कि क्या करवाया सर को आपने, फिर क्या कौन से चूरन दिए आपने ग्रेटिट्यूड के, मेडिटेशन के एंड फॉरगिवनेस में, जो शुरुआत में बात की थी हमने? बिल्कुल सही है। तो जैसे कि ये जो मैंने आपको मेडिटेशन की बात करी, इस मेडिटेशन के बाद के थ्रू इस जर्नी में पता चला कि हमारी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब भी, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं चिल्लाया था इस चीज पे भी, मैं हाथ जोड़ा कि गुरुजी सिखाओ कि मैं ये मतलब तेरा कहने का मतलब है कि ये सब मैंने क्रिएट किया है, मतलब ये मैंने कहा हाँ ग्रेटिट्यूड करो। किस चीज का? दर्द का ग्रेटिट्यूड करो। बेड पे लेटा हूँ उसका ग्रेटिट्यूड, 3 महीने ऑलमोस्ट समझ लो आप, चादर नहीं बदली जा रही है इस बेड की, इसका ग्रेटिट्यूड करूँ। नहाया नहीं हूँ, अच्छा नॉर्मल आदमी नहीं नहाए तो ठीक भी है, सरदारों के साथ इतने बड़े बाल, आपका अगर बाल 15 दिन 10 दिन नहीं धुले, तो मैं उस वक्त यही चिल्लाया था पहला, मेरे बाल नहीं धुल रहे हैं, बाथरूम में नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं ऐसे चिल्ला बेडशीट भी नहीं चेंज हो पा रही थी। और तो शांति से सुनते हुए आंसू बहाते हुए इसने मुझे जब बोला और जब वो चीज समझ में आई, तो वो हल्कापन जो हमें स्कूल कॉलेज और माँ बाप सिखाते हैं
कि थैंक यू बोलना है तो एक हल्केपन के साथ निकलता है। ऐसा नहीं था कि अभी तक थैंक यू नहीं बोलते थे, सॉरी। हाँ, लेकिन मनीष के लिए सॉरी मतलब एक्चुअली इसकी लाइफ का एक वो रहा है फॉर्मूला कि आई एम परफेक्ट, आई एम ऑलवेज राइट। और जब मैं राइट हूँ तो जो राइट होता है वो सॉरी या तो बोलता ही नहीं है या बहुत रेयर बोलता है। तो ये उस चीज का एग्जाम्पल थे। ठीक है, आगे जर्नी अब क्योरी पे आते हैं, कैसे आपने सिखाया। हाँ, तो ऐसा था कि जब पहली बार पहले तो मैंने ये सब बोला, फिर इसने जब मुझे प्यार इसका ये हो गया था कि अभी सुनने लग गई थी। ये भी एजुकेट हो गई थी मैम। मैं तो कितने करोड़ों धन्यवाद करूं या जो भी करूं, या ये जो मेरे मिक्की माउस है, मतलब मेरे लिए ग्रैटिट्यूड का मतलब है मनीष भल्ला। इसकी वजह से मुझे पता चला कि क्या होता है मेडिटेशन, क्या होता है ब्लिस, क्या होता है ग्रैटिट्यूड, क्या होता है फॉरगिवनेस। क्योंकि ये सारी चीजें अगर ये नहीं होता तो शायद मुझे भी नहीं पता चलती, क्योंकि पढ़ते नहीं आप। हाँ, क्योंकि मजबूरी नहीं होती आपके पास पढ़ने की, आपका गोल था। इसके क्यों की वजह से मैंने इन सब चीजों को जाना, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अपने राइट पाथ, राइट पर्पस तक पहुंचने का श्रेय इसी को देती हूँ। और ग्रैटिट्यूड की जर्नी में मेरी सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड इसका है, क्योंकि जब मैंने इसको बोला कि ग्रैटिट्यूड करना, और ये एकदम से रोते हुए बोला कि किस चीज़ का करूं, कि फिर उसके बाद मतलब आप खुद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड मैंने इसको बोला था वो था इसकी जॉब का, जो कि इतने ऑन ऑफ फेसेस में भी इसकी जॉब कंटिन्यूस थी। चाहे ये व्हीलचेयर पे था, चाहे ये स्टिक्स पे था, चाहे ये इवन बेड पे भी था, लेकिन एक तो लोग मेरा ऐसा लैपटॉप पकड़ लेते थे और मैं एक उंगली से ऐसे ऐसे टाइप कर लेता था और टीम्स में कॉल अटेंड कर लेना। और फिर मतलब उसमें नहीं कि फोर्सफुली मुझे और आगे नेक्स्ट प्रमोशन लेना है, लेकिन जॉब चल रही, इस चीज की संतुष्टि इतनी ज्यादा थी कि चलो चल रही है, कि कम से कम और वो लोग चला भी रहे हैं आपके। तो वो नजरिया ऐसे शिफ्ट हुआ कि जो ऐसा लग रहा था मैं मर के भी जॉब कर रहा हूँ, वो जब शिफ्ट हुआ ना ग्रैटिट्यूड की वजह से, तो वैसा हुआ कि कोई और है, कोई एक परम शक्ति, एक ब्रह्मांड की एक शक्ति, एक परमात्मा नाम की कोई चीज, जो कि इस चीज का ग्रैटिट्यूड के उनकी वजह से ये सारी चीजें मेरे साथ चल रही हैं। तो बजाय कि मैं इस चीज के लिए अपने ईगो में रहूं कि देखो जी मैं तो मरते मरते भी काम कर रहा हूं, नहीं, मुझे शुक्राने में रहना है कि थैंक यू परमात्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू वाहिगुरु, थैंक यू अल्लाह, कि मैं इस लायक हूं कि मैं बेड पे भी पड़ा कमा रहा हूँ। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड। फिर जिस गद्दे पे थे, जो एसी चल रहा था, जो जिस दिन खिड़की खोली थी और जो हवा आई थी, वो भी आगे आने वाला था दिन। उस दिन तो मतलब और पक्का हो गया ग्रेटिट्यूड, ऐसा समझ में आया। ये कुछ फेसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग भूलते नहीं है। अभी इसने पहले दिन तो ये क्लास ली कि इन सब चीजों को ग्रेटिट्यूड करो, रोना चालू हो गया था। अब रोना कंटिन्यू ही चल रहा था कि वो अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कुछ पिघल रहा है। वो तो इतने सालों की एक ईगो की जो परतें थी ना, तो वो क्या होता है कि वो जब हम इस चीज में आते हैं और दिल से आते हैं, हम बोलने को आप बोलोगे कि हम तो थैंक यू बोलते हैं, हम तो सॉरी बोलते हैं, लेकिन एक वो जो होता है बॉटम ऑफ योर हार्ट, जब वो आप दिल की गहराइयों से किसी के लिए जब आप थैंक यू करते हो, जब आप सॉरी बोलते हो, तो वो उसका मतलब आपके पूरे शरीर का एक एक रोम जो होता है वो उस चीज से भर जाता है। तो जो खिड़की खोलने वाली बात थी उसमें जैसे इसने खिड़की खोली है, क्योंकि मैं ऐसे बेड पे जहाँ लेटा था पीछे ही जस्ट एक खिड़की थी, रोड की तरफ थी, क्योंकि बहुत समय से अगर आप बाहर नहीं गए हो, ऑलमोस्ट 3 months, 3-4 महीने हो गए, और यहाँ गालों को जो हवा टच किया और जो मैंने वाह यार क्या चीज है, और फिर मैं रोने लग गया। बोले क्या हो गया? मैं वैसे रो रहा हूँ कि हमने हवा का भी कभी धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि हमें फ्री में मिल रही है। आगे फिर नेक्स्ट एक दिन आया जब मैं अपना हॉस्पिटल से वापस आया था, तो मैंने उसके पहले ऐसा था कि जब मनीष बेड पे थे तो कोई भी डॉक्टर, मतलब मेरे देवर, मेरे जेठ, सब डॉक्टरों के पास जाए, कोई भी, क्योंकि इसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि इनको हॉस्पिटल ले जा सके। तो कभी ये देखते थे कि
सारे डॉक्टर्स वगैरह को कैसे अप्रोच किया जाए। तो मेरे जेठ ऑलरेडी इसी प्रोफेशन में है, तो वो जा रहे हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर वो बोलते हैं हम कर ही क्या सकते हैं, अगर आपको उनके एक्सरे या फिर MRI कुछ भी करवाना है तो आपको ये मशीनें तो घर नहीं जा सकती, आपको पेशेंट को लाना ही होगा। लेकिन पेशेंट को ले जाया कैसे जाए, बॉडी में पेन ही इतना है कि कोई टच भी नहीं कर सकता था। तो वो जो चीज़ थी, जब ऐसा हुआ कि ये ग्रैटिट्यूड स्टार्ट होता है, और फिर दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, फॉरगिवनेस। तो फॉरगिवनेस का ऐसा था कि ये बोलते किसको माफ़ करना है, मैंने किसका क्या कत्ल किया हुआ है, नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप ना ऑलरेडी किसी से भी किसी चीज़ को लेकर जिस रेजिस्टेंस मोड में रहते हो आप, मतलब उन चिड़े रहते हो या जो भी रहता है, आप जब धीरे धीरे अपने मन से उनको माफ़ करना चालू करते हो, उनके प्रति पॉजिटिव होना चालू करते हो, तो ऑलरेडी जो आपके ये जो नर्वस सिस्टम होता है, या फिर आप बोलो कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि पूरे आपके सिस्टम को एक लय में लेकर आते हैं, जिससे अभी आपकी कंडीशन में कुछ फ़र्क नहीं हो रहा, लेकिन आपके अंदर आपके सेल्स में फ़र्क आना चालू हो जाता है। पहली बार सुना था आपने फॉरगिव, क्या बोला था फिर आपने, किसको माफ़ करूँ? हाँ, वो तो बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी थी इनकी। तो नहीं, पहले तो वो सब नहीं था, और साथ साथ में ना बहुत कुछ चल रहा नहीं, था। फॉरगिव अगर वो जो पहला वर्ड बताया उन्होंने कि माफ करो, फिर आपने क्या बोला? क्योंकि बोले क्या क्या डायलॉग क्या था आपका? नहीं, मतलब वो यही दिमाग में था कि कहाँ से चालू करूँ, क्या करूँ, और फिर मतलब आपने मान लिया था कि यही करना है मुझे, या आपने कोई रेजिस्टेंस दिया था कि नहीं, फिर तो कोई नहीं, ग्रेटिट्यूड स्टार्ट हुआ और फॉरगिवनेस स्टार्ट हुई, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। हाँ, मतलब ये था, कई चीजें ऐसे मिक्स सा चल रहा था, क्योंकि पेन तो अपनी जगह में था ही था, लेकिन ये जो चीजें समझा रही थी तो उससे कुछ एक चेंजेस जो आ रहे थे, जैसे किसी ने दिमाग में कोई सबसे पहला फॉरगिवनेस जो अभी इन्होंने पहले डॉक्टरों को लेकर बोला था ना, जो रेजिस्टेंस था 200% हो गया। सत्यमेव जयते के बाद मान लिया था कि डॉक्टर तो मतलब किसी काम के नहीं, मतलब डॉक्टरों को तो एकदम बहुत ही ज्यादा, डॉक्टर के पास जाने से सबको मना ही करता था। आपने कहा 200% से जाकर 500 हो गया, 600 हो गया। अब वो सब चीजें जो ये सिखा रही थी, ये एक्चुअल में पूरी की पूरी पुरानी फीड की हुई जो दिमाग में मेमोरीज थी उससे लड़ रही थी। क्या रही, तुम तो ये सीखे हो, तुम तो गलत रास्ते में हो। अब मैं इसे शेयर करने लगा, ये मुझे रिलीज कराती चली गई। डॉक्टर्स का रेजिस्टेंस जैसे ही खत्म हुआ, आपके रेजिस्टेंस जितने ज्यादा जहां जहां होते हैं, और मैं रेजिस्टेंस से भरा हुआ था। मैं गाड़ी चलाता था तो मुझे लगता था ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट क्यों आ रहा है, मैं गाड़ी लगा देता था उसके आगे। मैं हर चीज में अपने आप को राइट मानता था, जैसे हमने कहा परफेक्ट बीइंग। परफेक्ट मतलब मेरी गाड़ी अगर आप लेके गए हो, कोई भाई ले गया है, तो फिर आपस में भाइयों में ही यार दिख रहा था रिजर्व में गाड़ी है, दिख रहा है। जैसे अगर घर के अंदर एंटर हुए हो, टेबल में चाबी इधर उधर रख दी है, मुझे चाहिए चाबी की रिंग में टंगी वहां पे उसमें मिलनी चाहिए। तो हर चीज परफेक्ट, मेरी चेयर जहां थी वहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा मूवमेंट शायद रिस्ट्रिक्ट था, तो मैं और ज्यादा चीजें बिल्कुल सही तरीके से चाह रहा था कि मुझे ये नहीं करना पड़े कि यहाँ वहां जा रहे, तो मैं कम मूवमेंट में जो कर सकता था वो था। अब जैसी डॉक्टर्स का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सब कम होने चालू हुए, और जो भाइयों ने सबने सर्च किया, ढूंढा, कुछ किसी को कोई नहीं मिला, तो हम एक फ्रीक्वेंसी और एक वाइब्रेशन में चले गए, ग्रेटिट्यूड की दुनिया में पहुंच गए। हमारी एक अलग दुनिया बन गई, हम फॉरगिवनेस की दुनिया में पहुंच गए। रेजिस्टेंस किसी के लिए है नहीं हमारे प्रति, हम मतलब किसी को भी जज नहीं कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं कि वाह। तो हर जगह जब अलाइनमेंट देखना चाहते हैं, आई थिंक आपकी जो डिस्पेंस वाली आपने जो पढ़ाई की थी वो वहां पर ही मैच कर गई होगी। सेम चीजें वही हैं। तो ऐसा जादू हुआ, जहां आप जा रहे हो, भाइयों को भेज रहे हो, रिश्तेदार, और हर जगह कोई ना कोई रहता है, मैं देख लेता हूँ, मैं करा देता हूँ, एक पहुंच वाली बात बताते हैं। तो एक रात ऐसी आई, पहले तो मैं सुसाइडल हो गया था बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि मुझे ऐसा क्योंकि साथ में ही चल रहा है, पेन भी है और एक तरफ आप सोल, जीना मरना ये सब समझ रहे हो। तो मैं जाते जाते मैंने बोला कि यार अभी बहुत हो गया, अभी कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि ये सब लर्निंग इस बीच में भी मैं कुछ दिमाग दौड़ाता रहता था कि नहीं, पेन नहीं झेला जा रहा। तो उस वाइब्रेशन में कुछ इंट्यूशन, कुछ इस तरह की दिमाग में बातें फीड हुई, वो लर्निंग से सीखा कि ओके, डॉक्टर्स का हम एक डायरेक्ट कुछ कनेक्ट बनाते हैं। मैं अपने आप से जैसे बातचीत कर रहा हूँ, और मैंने
जैसे कैलेंडर चेंज हुआ तो मैं और बिल्कुल बेताब सा हो गया कि यार 2023 का 2024 लग गया, आज तो 1 तारीख है, मैं वैसे ही का वैसे ही हूँ, क्या चीज चल रही है। मैंने उठाया फोन और उस दिन हमारी फिर से एक बार आमने सामने भिड़ंत हुई, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा विश्वास था कि एस्ट्रली तुम अब हील हो जाओगे, क्योंकि अब तुम ये सब फॉलो कर रहे हो। मैंने एस्ट्रली हील हो जाऊंगा। मैंने फोन उठाया, जस्ट डायल में बेस्ट सर्जन, पहले तो दिल्ली फोन लगाया, मैं जबलपुर में था, मैंने दिल्ली में डॉक्टर को फोन लगाया, उसके असिस्टेंट ने फोन नहीं उठाया। मैंने एक्चुअल में ये मन कहीं में बना लिया था उस दिन कि 1 तारीख हो गई है, 2024 लग गया, मुझे घर वर भेजो, मुझे एयर लिफ्ट कराओ, एनेस्थीसिया दो, कुछ भी करो। मैं अलग ही टोन में चला गया, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस और ये सब चीजें इस लर्निंग की वजह से खत्म हो चुकी थी। अब मैं डॉक्टरों के प्रति फिर से वापस जा रहा हूँ, अलाइनमेंट हो रहा है। अब वो अलाइनमेंट ऊपर यूनिवर्स को ही मालूम है कि उसको इतना कठिन क्यों बनाना, तुम्हें एयर लिफ्ट करा दे, तुम्हें घर भिजवा दे, ये सब नहीं कराना। वो आपके साथ फ्लो में चलना चाहता है यूनिवर्स। तो वो फोन वहां नहीं लगा, वो डॉक्टर से बात नहीं हुई, मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने दूसरा फोन लगाया, जबलपुर का, सीधा गूगल में डाला बेस्ट सर्जन ऑफ जबलपुर, तो हमारे डॉक्टर साहब का नाम आया, डॉक्टर अमित रिछारिया। मैंने डायल किया, डायरेक्ट डॉक्टर साहब ने फोन उठाया। मैंने सर ऐसा ऐसा, क्योंकि रोना तो मेरा रुक ही नहीं रहा था, मैं लाइट फील करने लगा था और मैं सीधा रोना चालू कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है, मैं डेथ बेड में पिछले 3 महीने से पड़ा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर निकल गया है, आज 1 जनवरी हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने पहले तो बड़े आराम से सुना, बोले आपके आसपास कोई है तो उनको बोलो वीडियो कॉल करें। तो इसको बुलाया, फिर मैंने वाइफ को, तो बोले अब दूर से दिखाओ क्या है। तो दूर से देखा तो बोले आप किसी को अपने घर से भेजना। तो मैं बोला किसी को भेजने से सर क्या होगा। तो मैं बोला आप आ जाते तो, डॉक्टर्स का भी कहना सही होता था कि मेरे पास कोई एक्सरे मशीन हाथ में नहीं है, या एमआरआई मशीन हाथ में नहीं है, कि मैं क्या करूंगा आपके घर में, तो आप भेजो, हम समझते हैं, देखते हैं। तो फिर वो ब्रदर गए और ब्रदर मिल के आए, और दोपहर के वक्त डॉक्टर साथ में ही आ गए घर। अच्छा। तो जहां मैं डॉक्टर के पास नहीं आ रहा था, अलाइनमेंट इतना तगड़ा, यूनिवर्स का इतना मेल और संजोग ऐसा चल रहा था कि एक जबलपुर का बेस्ट बड़ा सर्जन हमारे घर पे डायरेक्ट आए और उन्होंने मुझे बैठाया और बैठा के देखा, बोले आपका हम चलना फिरना फिर से चालू कर सकते हैं, लेकिन पहले सारे ब्लड टेस्ट भी होंगे, और लेकिन पहले सर्जरी कौन सी करना है आपको ये डिसाइड करना है। उन्होंने मेरे जब नीज देखे, हाँ बोलते नीज भी जा चुके हैं, हिप्स भी जा चुके हैं, तो बोले आपके नीज भी रिप्लेस होंगे, आपके हिप्स भी रिप्लेस और होंगे, स्पाइन का देखेंगे, नेक का देखेंगे बाद में सब देखते जाएंगे, लेकिन अभी आपको बैठने लायक बनाने के लिए करना होगा। तो अब इसमें क्योंकि आप डिसाइड करो कि सर्जरी कौन सी करनी है। हाँ। और लेकिन सर्जरी भी तब होगी जब आपको पहले तो आना पड़ेगा हॉस्पिटल, और आप ब्लड टेस्ट तो हो जाएंगे। इनके क्या हाल है ब्लड टेस्ट में, वो सब तो ऑलरेडी जैसे ही ब्लड टेस्ट हुए तो रिपोर्ट बहुत ही अच्छी आई, क्योंकि काफी समय से स्टेरॉइड चल रहे थे, पेन किलर चल रहे थे, तो इतनी लंबी ड्यूरेशन में क्या वो सब तो नहीं चला गया। तो अब 5 जनवरी आई, सब रिजल्ट सब कुछ अच्छे आ गए। मुझे चिंता इस चीज की हो रही थी कि मुझे, जो आदमी यहाँ से उठ के वॉशरूम नहीं जा रहा है, मुझे चिंता इस चीज की हो रही थी कि ये यहाँ से मुझे बेड से हॉस्पिटल तक कैसे ले जाएगा। तो मैं बाकी कुछ नहीं पूछता था, मैं ये पूछता था कि मेरे मतलब आप एनेस्थीसिया दे दोगे, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा था। तो वो सब चीजें फाइनली फिर मैट्रेस में ही एम्बुलेंस में 10 लोगों ने निकाला होगा, मैट्रेस पकड़ के, मैट्रेस समेत ही उठा के मुझे एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस वाले ने भी अच्छा सपोर्ट किया, मतलब हमने कुछ 10-15 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया होगा। धीरे धीरे इनको ले गए, क्योंकि उस दिन काफी तगड़े स्टेरॉइड वगैरह उन्होंने दे दिए, काफी पेन किलर सब कुछ होने के बाद भी अब मुझे एक ऐसे फ्लैट एक्सरे बेड पे लेटना था बिना गद्दे के। तो वो जो था वो बहुत कठिन था। मैं अपने हाथ में लिख के ले गया था पेन से कि 3 महीने से मैं बेड पे हूँ, अब मैं ठीक ही होके आऊंगा। और ये मैं बोला बस तू मुझे, अगर मैं कुछ मिसबिहेव सा करने लग जाऊं तो बोला तुमने अपने हाथ में क्या लेगा, क्योंकि पेन जब आपको होता है तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्योंकि उससे नहीं हो ही नहीं रहा था वो एक्सरे वगैरह, वो सब चीजें नहीं हो रही, तो ब्लर हो जाता है, आप हिल रहे हो, तो मैं पेन की वजह से हिले जा रहा हूँ पेन, वो एक्सरे हो ही नहीं रहा। बोले स्टेबल रहो, स्टिल रहो, बार बार लें। तो डॉक्टर साहब बोले हम तुम्हें अब ऊपर वाली मंजिल में तब लेके जाएं जब तुम्हारा एक्सरे पता चलेगी
हम प्लांट क्या मंगाना है, इम्प्लांट फिर मैंने करना अपने होता है। पिछले काफी सारे बदले लिए और फिर मैं जोर से ये चिल्लाई। चिल्लाई मैंने कहा पिछले ने वर्ड बोला पिछले सारे बदले लिए हाँ, वर्ड तो क्योंकि पहले मैं ही चिल्लाता था ना, हाँ। फिर से बेड पे लेटना है क्या। हाँ मैंने कहा मैंने तुमने नहीं, फिर जिंदा मैंने रहना है अपना कि नहीं रहना है, क्या करना है ऐसे। तो हाँ। लेकिन फाइनली फिर वो एक्सरे हुए, सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन हुआ। पहले हिप्स का हुआ और राइट और लेफ्ट, है ना। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब हम 3 महीनों बाद नी सर्जरी करेंगे। तो ऑलरेडी अभी ऐसा हो गया था, अब सर्जरी के बाद तब तक मनीष का ऐसा हो गया था कि बस सर्जरी के बाद तो बिल्कुल एकदम मैजिक और मैं ठीक। लेकिन अभी भी आप इतनी बड़ी आपकी सर्जरी हुई है, टाइम लगेगा, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी हो रही है, लेकिन साथ साथ में इधर से जब भी टाइम मिल रहा है मेडिटेशन हो रहा है, साथ में डॉक्टर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, तो पूरे ऐसा हॉस्पिटल के माहौल लिए बना हुआ था ग्रैटिट्यूड। हाँ कि जब मुझे ये उसमें लेके जा रहे थे ओटी रूम में, हाँ तो उसमें ये एनेस्थीसिया और मेडिटेशन और उस सब चीजों में ऐसा पढ़े जा रही थी। तो बोले जैसे ही तुम्हें एनेस्थीसिया देके बेहोश करेंगे, तुम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाना, तो तुम जब निकलोगे तो तुम चलते हुए हील होते हुए बाहर आओगे। तो एक्चुअल में मैं ये जो हम और वहम है, तो वो क्या है कि आप अपने अब एक अवेयरनेस स्टेट में जाते हो, और जो मेरा रेजिस्टेंस गुस्सा डॉक्टर के प्रति था, तो मैजिक हुआ। अब उसको आप ऐसा नहीं मानो कि कोई ऐसी लाइट आएगी और आपको मैजिक हो जाएगा। मैजिक हुआ, लेकिन क्या मैजिक हुआ कि मेरी तरफ से रेजिस्टेंस जो था वो जैसे ही खत्म किया, मैं ही डॉक्टर्स के पास वापस मैंने उनको एक्सेप्ट किया। तो वो अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सब चीजें हर जगह हर चीज में ये इम्प्लीमेंट होती है कि आप सारी जगह अपने रेजिस्टेंस, चाहे वो रिलेशनशिप में माँ बाप का बच्चों के एक्चुअली साथ क्या होता है कि जहां पर भी आपका ग्रैटिट्यूड कम, कंप्लेंट्स ज्यादा कंप्लेन मतलब रेजिस्टेंस है वहां पर। और जब आप अपनी लाइफ में कंप्लेन, ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकला है हाँ जी, कि ज्यादा जहाँ कंप्लेन है वहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाँ जहाँ ग्रेटिट्यूड कम है और कंप्लेन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर ग्रेटिट्यूड ज्यादा है और कंप्लेन कम है तो रेजिस्टेंस वो कम। ऑलरेडी आपका ग्रेटिट्यूड बढ़ा, हाँ तो कंप्लेंट्स ड्रॉप होना स्टार्ट होंगी और रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे जाएगा कम ही। हो और अगर जाएगा। नहीं जाएगा तो आपको उस पे वर्क करना है। वाइस वर्सा चलता है ये। हाँ, तो ये बीमारी एक एग्जाम्पल हो गई। अभी इसको मैं सब जगह लेके चलता हूँ। और ये जो बीमारी है, जैसे अगर इनकी बॉडी पूरी स्टिफ हो गई थी तो ये पूरा अब आगे चलते में, हैं। आगे आपने बताया मेडिटेशन में और चीज हमने की, उसको जी। कंपाउंडिंग में डालते हैं। तो मैं कैसे आपको वही होता है? बता रही हूँ कि जैसे ये बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में। इट मीन्स आप किसी भी चीज को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं हो। आपके हिसाब से जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ताकि बॉडी भी आपकी तो टाइट रहती है। यस, आपके बॉडी पार्ट का कोई भी पार्ट अगर ऐसा हो गया है कि एकदम स्टिफ हो गया है, इट मीन्स आपकी लाइफ को लेकर जो नजरिया है, जो जीवन को लेकर इंडिकेशन है वो। सर एक लाइन भी लिखी हुई है, जो थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, जो डिस्पेंसर बुक में लिखे हुआ है कि आपकी बॉडी के, आप माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो वो ये बात नहीं मैच होगी। ये सेम, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैजिक बुक से, फॉरगिवनेस से, और इवन मेडिटेशन, जो मैं आपको बता रही हूँ कि पीएमसी हिंदी का जो मेडिटेशन है उसके फाउंडर है पत्री जी। उनका कहना है कि आपकी लाइफ में 3 चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए: नो कंप्लेंट्स, नो इंटरफेरेंस और नो ब्लेम। ये जो हम करते हैं ना कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, मैम ये तो थोक के भाव में लोग रखते हैं अपने पास, होलसेल में रखते हैं। तो मतलब अगर आप अपना, आपका क्या चल रहा है, हाँ आपका अगर कुछ भी, जैसे किसी का आंख में कुछ पेन है, गले में खराश है, या फिर कान में दर्द है, अभी सबसे सिंपल तरीका है इसको फाइंड करना कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ लाइफ में। तो आप चैट जीपीटी में एक सिंपल प्रॉम्प्ट दो, लुइस हे का यू कैन हील योर बॉडी और लाइफ दोनों। हाँ। तो उसका बस आप दो कि अकॉर्डिंग टू लुइस हे, बुक का नाम दे दो आप, यू कैन हील योर लाइफ, और उसमें यू कैन हील योर बॉडी। तो इसमें सारे डिसीजेस को उन्होंने, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस नाउ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो थॉट्स बता देंगे, आपके थॉट्स चल रहे हैं और अफर्मेशंस क्या देने हैं, और ऑलरेडी आपका क्या, आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर शोल्डर पेन हो रहा है तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि शोल्डर पेन क्यों हो रहा है, तो वो आपको बताएगा कि आप कुछ लाइफ का कुछ ऐसा बोझ या कुछ लेके चल रहे हो, तो जो भी कारण है। मतलब क्या होता है कि हम ना कई बार सिर्फ खाने को ब्लेम कर देते हैं कि हमने तो जी ये खा लिया। नहीं, वो आपके अंदर सिर्फ
उस खाने की वजह से नहीं है, वो ऑलरेडी काफी दिनों से कुछ चल रहा है जो कि धीरे धीरे बढ़ता फिर वो लास्ट में फिर आप सारे साइंस कई बार आपकी बॉडी पे, कई बार डिसीज के रूप में, कई बार रिलेशनशिप के रूप में, कई बार मनी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, इन चीजों के रूप में सामने आती हैं चीजें। तो अभी सब जिन्होंने मुझे 20 साल से देखा है कि भाई ये तो एक बीमारी से और ऐसा और व्हील चेयर से गुजरते हुए सही हुआ, अभी मैं उनको बोलता ये मैजिक नहीं है, असल मैजिक एक रिलेशनशिप का है। हाँ, इस मैजिक के पहले एक और चीज जो मैंने आपको बताया कि जब ऐसा हो गया कि ऑपरेशन हो गया, फिर धीरे धीरे बैक टू फॉर्म के, हाँ कि अब धीरे से फिर से ऐसा हुआ कि अब स्टिक पर आ गए हैं। लेकिन घर कैसे है सर? घर पहले बताओ, घर कैसे है? एम्बुलेंस में आया था घर, तो हाँ एम्बुलेंस में आया था, लेकिन ये जब ये सब सिखा रही थी ना, बहुत बातें इन सब चीजों पे होती थी, अब और बढ़ गई थी। मैंने एक प्रॉमिस किया था कि इसने, मेरे को तो लगता था कि मैं तो निकल लूंगा, मेरे को मतलब मैं इतना पॉजिटिव नहीं था क्योंकि पढ़ाई तो ये कर रही थी, मैं इससे सिर्फ ग्रहण करके सीख रहा था। तो मैं ऐसा था कि यार ठीक है, डॉक्टर ही मुझे कुछ करते कराते, ऑपरेशन करते कुछ ऐसी दवाई दे दे कि मैं वहीं से निकल जाऊं। हाँ, तब तक यही चीजें थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जब ये मैजिक बुक कर रही थी मेडिटेशन और इन सब चीज़ों के साथ, तो इसमें और ऑलरेडी जो पीएमसी के फाउंडर है पत्री जी, वो बोलते हैं हमारे 4 प्रकार के थॉट होते हैं। एक होता है डिजास्टर, कुछ भी नहीं हो सकता, वो जो कि मनीष का था। और एक होते हैं नेगेटिव के पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक होता है स्टेजेस से गुजरा हूं। हाँ, डिजास्टर जो कि थे, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जो कि रहे हैं, पॉजिटिव हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। एन और पी मतलब ऐसे डिजास्टर से गए, नेगेटिव पे गए, पॉजिटिव। और इसके अलावा जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी वाला थॉट होता है वो होता है मिरेकुलस थॉट। मुझे जो आके मैंने बोला ना कि बोलती थी वी आर मिरेकुलस, जिसमें मैं ऐसे जीने लग गई थी कि इस मैजिक बुक को करते करते जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है वो एक्चुअल में यही है कि वो मिरेकुलस थॉट वालों का मैनिफेस्टेशन होता है। कि जैसे आपने बोला था ना कि वो हमें होप नहीं है, होप नहीं है, जिद है। तो वो जिद, हाँ, वो जो आपकी जिद है ना, वो आपका जो दीवानापन है, जो आपका जुनून होता है, वो करवाता है आपसे मैनिफेस्टेशन। तो ये मुझे आके बोले वी आर मिरेकुलस बीइंग। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट है। तो पिरामिड्स के अंदर आप जो भी बाकी विदाउट पिरामिड्स अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 गुना उस चीज की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कई जगह पिरामिड्स आज भी मिस्ट्री हैं और क्यों हैं, कहाँ हैं। तो उस पे भी मुझे आके प्रॉमिस ले, क्योंकि मैं अपने मैनिफेस्टेशन में ये देखती थी, भले ही बेड पे था, लेकिन मैंने मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मैं इन सब चीज़ों को जी रही थी। जैसे मैजिक बुक मेरे लिए बुक नहीं रह गई थी, और मेडिटेशन मेरे लिए बिल्कुल लाइफ, और मतलब मैं उन सब चीज़ों को ऐसे जी रही थी कि मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसा था कि ये बोल रहा है, मैं इसको बता रही हूँ, हम मिरेकुलस बीइंग है, देखना हम ना पिरामिड वैली बैंगलोर जाएंगे, हम यूरोप ट्रिप करेंगे। 1 महीने ये ऐसी मिरेकुलस बनी हुई थी कि इसको मैंने सोते हुए नहीं देखा। अच्छा जी। ये हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहती थी। मैं बेड पे हूँ कि दिन भर खाना भी बना रही मम्मी पापा का, और सबको बार बार मुझे भी देख रही है, क्योंकि मैं तो वॉशरूम भी नहीं है बार, मेरा तो खाना क्या, मेरा तो सभी कुछ इसको देखना होता था। तो बार बार चलना आना जाना वो सब करना। और रात को एक रेक्लाइनर मेरे बेड के बगल में ऐसा होता, तो ये वहां पे ऐसा आसन लगा के मेडिटेटिव स्टेट में ही रहती थी। मैं बोला भाई सो कब रही है, मैं तो हर वक्त करवट बदल रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि अभी मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कम से कम जो उठा ले, बैठा ले, थोड़ा सा ये कर ले, खाना। मतलब अगर तू भी गई तो फिर बेटी देखेगी, कौन देखेगा, क्या होगा। और मैं ये बोलती थी विश्वास रखो, सब सही हो रहा है, बस तुम ठीक है, तुम नहीं कर सकते, तुम मुझ पे विश्वास करो। तो वो जो मैनिफेस्टेशन वाली चीज होती वो ऐसी होती कि मैं ये था उस सिचुएशन में, लेकिन मैं देख रही थी कि मैं इसके साथ उस इंटरनेशनल पिरामिड वैली में हूँ। इंटरनेशनल पिरामिड वैली। तो मैंने आगे से जवाब दे दिया कि मतलब एक पिरामिड अगर बच गया ना, तो मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे पिरामिड दिखा दूंगा। तो ये प्रॉमिस तो कर दिया मैंने। अब मैं बच भी गया और मैं आया। तो जब मुझे एम्बुलेंस से लेके आए घर, और 1 महीने बाद, तब तक जब थोड़े से स्टिक्स पे चलने वाले हो गए, तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो सब टीचिंग्स चल रही थी, वो अच्छी होती जा रही सब कुछ, और फिर मैं चलने फिरने लायक हो गया, मैं अपनी गाड़ी चलाने लग गया। इसके बीच में मैंने एक बार जब और जोर से रोया, जब वॉशरूम में जब पानी पड़ा मेरे ऊपर, हाँ, जब 5 महीने बाद, 5 महीने बाद जो नहाना, पानी पड़ा है। मतलब अगर किसी को लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, उसकी खिड़की से अगर उसको यहाँ हवा आ रही है, फील हो रही है, तो मतलब वो बहुत खुश है।
अभी मैं सबसे बड़ी रईसी बताता हूँ, वो ये है कि बेड से उठ के अगर आप वॉशरूम तक जा रहे हो, आप सबसे बड़े करोड़पति हो, ग्रेटिट्यूड और करना चाहिए। आपके पास इतना है कि आप अपने ऊपर पानी डाल के नहा सकते हो, तो उसका मजा ही कुछ नहीं है। मतलब उस रईसी का कोई वो नहीं है। वाह सर। हम लोग इतनी जोर जोर से रोए हैं, मैं क्योंकि अभी भी मैं इस लायक तो नहीं हुआ था कि मैं अकेला वॉशरूम में पानी डाल सकूं अपना, मैं चेयर लगा के बैठा ऑलमोस्ट था। 5 months के बाद, क्योंकि स्टिचेस वगैरह तो थे, मम्मी तब भी दौड़ी नहीं दौड़ी नहाना आई। था। 5 महीनों बाद ऐसा आज था क्या हो कि गया, अब क्यों रो रहे हो? हाँ, तो मैंने बताया नहीं, ये खुशी के आंसू है। वो 5 महीने बाद नहा रहा है, वो रो रहा है, उसको देखकर मुझे रोना आ रहा है कि वो पानी को फील बहुत कर रहा है और जोर-जोर मैं भी से फील आवाजें कर आई पा रही हूँ। बाथरूम से, तो मम्मी भी घबरा गई थी कि क्या हो गया, फिर से कुछ हो गया क्या? क्योंकि एक ना ऐसा था हमारे घर का माहौल उस वक्त, एक व्यक्ति के घर में एक मौत होती है, और मौत होने के बाद कुछ 15 दिन, 5 दिन, 13 दिन तेरहवीं मना के भूल जाते हैं और फिर सब कुछ होने लग जाता है। तो हमारे घर में करीब 3-4 महीने तक वो रोना रेगुलर चलता रहा, एक दुख का माहौल रेगुलर बना रहा कि अब ये बंदा उठ नहीं पा रहा है बेड से। तो काफी खराब सा सीन बना हुआ था। अब मैं ठीक हो गया, सर्जरी हो गई और सब कुछ अच्छा, फिजियोथेरेपी करते कराते मैं गाड़ी चला के फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे मत्था टेकने क्या बात। हाँ जी, क्या बात है। गुरुद्वारे मत्था टेकने गए, तो मैं बड़ा एंजॉय करने लगा। और वो तब तक अभी स्टिक्स पे भी है, घर पे व्हीलचेयर भी है, उस पर भी बैठ रहे हैं, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है चीजों को। मनीष भी देख रहे हैं कि हाँ चीजें सुधर रही हैं। और लेकिन फिर वही है कि अभी ये जो होता है ना, बोलते हैं ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसको ऑलरेडी जिस कंडीशन में की जो टीचिंग कंडीशनिंग है, जो आपकी जो कंडीशनिंग हो रखी है, तो वो आपकी सिर्फ मेमोरी में नहीं है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्स पूरे जहन में। हाँ, वो जीन्स में है वो आपके। उसको सही करने के लिए आपको संगत का रूप चाहिए, संगत हमेशा आपको साथ में चाहिए। अब ये आई एक रिट्रीट होने वाली है बैंगलोर में, वही पिरामिड वैली जहाँ की मैं बात करी। गाड़ी मैंने एक बार गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए चलाई है मई में थी वो, मई में। और अभी मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एकदम से बेड से ऑपरेशन और वो सब करा के ऐसा गाड़ियां निकल जाती थी। मैं गुरुद्वारे तक भी ड्राइव करता हुआ गया था, तो मुझे बाद में पता चलता था गाड़ी निकल गई, तो कुछ लंबा कांड हो जाएगा, अभी कम चलाते गाड़ी। तो जैसे इसने बोला 10 दिन के लिए हम एक रिट्रीट के लिए जा रहे हैं, मेडिटेशन रिट्रीट। अब मैं थोड़ा डर गया, मैंने यार ये कहाँ बाबाओं गुरुओं के पास ले जाके बैठा देगी और वहां जाके हम ध्यान करेंगे। तो मैं पागल हो गई, 10 दिन के लिए जाएंगे। तो बेटी भी घबरा गई। तो फिर बेटी को कुछ लालच दी इसने कि हम बेटा तेरे को गोवा घुमा देंगे, और हीरो ने अपने प्रॉमिस के कारण इस मैंने तो प्रॉमिस किया, वो मुझे बचा के लाई है, दिन रात मेडिटेशन और इन सब चीजों को समझती रहती है। मैं मान लेते हैं, चलते हैं साथ में। और फिर हम डॉक्टर विजिट के लिए गए, तो पहले तो डॉक्टर को ये था कि ठीक है हम चेक करते हैं, और डॉक्टर बिल्कुल सरप्राइज्ड, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला था कि ठीक है 3 महीने बाद आ जाओ, नी का ऑपरेशन करते हैं। और जब डॉक्टर चेक करता है तो डॉक्टर को लगता है कि मनीष पल्ला जी आपके साथ तो कुछ मैजिक चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर कहते हैं? डॉक्टर ने, ये डॉक्टर के वर्ड हैं। और अभी भी अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो उनके लिए ये और एक और उनका कोई केस है, ये उनके पिछले 20-25 सालों की हिस्ट्री के मिरेकुलस हम लोग पेशेंट है। हाँ, मैजिक क्यों चल रहा है? क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि तो रिप्लेस होने ही होने थे, ऐसा उन्होंने कहा कि हमारी साइंस में जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया और देखा कि मैंने सिर्फ इनके हिप्स का ऑपरेशन किया है, लेकिन ऑलरेडी इनके साथ एक ऐसी चीज चल रही है, एक ऐसा मैजिक चल रहा है जिसकी वजह से कि कई बार तो हम नॉर्मल पेशेंट के सिर्फ नी रिप्लेस करते हैं, हिप्स करते हैं, उसके बाद भी वो इतनी रिकवरी नहीं कर पाते। इनके तो बॉडी पार्ट का, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था जो कि पूरी तरह से, चाहे वो रिस्ट हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो स्पाइन हो। रेजिस्टेंस इसलिए भी था थोड़ा मेरे अंदर कि मैं अगर कोई ऑपरेशन की बात करे तो मैं किस चीज का ऑपरेशन कराऊंगा, मैं रिस्ट कराऊंगा या उंगली सूजी हुई है इसको करवाऊंगा कुछ, या फिर मैं नेक का करवाऊंगा, मैं चालू कहाँ से करवाऊंगा, या एंकल्स को दिखवाना पड़ेगा, बहुत नहीं। कुछ। ये जो मैम ने मैजिक वाली वर्ड कहा है कि आपने कहा कि आपके हिप्स के होने से आपका नीस रिप्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप जहां का प्लान कर रहे हैं अपनी मेडिटेशन रिट्रीट का, जाइए, कोई नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। और वहां पर भी अभी वो स्टिक्स और हम व्हीलचेयर ही लेकर गए थे, लेकिन फिर वही रहा कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहीं, हर जगह अप्लाई किया इस ग्रैटिट्यूड को,
तो अब धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे ये मेडिटेशन की चीजें और समझनी चालू करी है, जो ये इसके अंदर क्या है कि ये ढूंढ ढूंढ के खुद जाती है YouTube के सागर में छलांग लगा के, वहां से कुछ मोती निकाल के लेके आती है, और मेरे साथ और बाकी ये जिनको जिनको बताती है ये YouTube से लिंक WhatsApp तक पहुंचा भी देती है। ये मोती है, मैंने तुम्हारे WhatsApp तक पहुंचा दिया, देख लेना। तो देख लेंगे, तो वो मेरा भी वैसे था, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। जैसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, अगर हम अब वो 2023-24 की बात है, आज 2026, हाँ जी, अब हाँ जी, तो वो तो बंदा वही मर गया, हाँ, जिसको आपने बात कर रहे थे, हाँ, जो डेथ बेड पे था। ये 24 से अब ये 2 साल के हैं। हाँ जी, तो 2 साल के हो गए आप। हाँ, तो अब मैं अगर मार्वल मूवी के डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करता हूँ, स्टीफन स्ट्रेंज का जिस तरह से वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, या फिर वो एंशिएंट वन उनको ऐसा करती है और वो बॉडी के बाहर आके पूछते हैं कि ये क्या किया मैंने, तो ये एंशिएंट वन है, इसने बॉडी के बाहर निकाला मुझे, और मैंने ऐसा देखा कि मैंने भाई मेरे खाने में कुछ मिला के दे दिया, क्या किया है। अभी मैं हर वक्त हर समय, चाहे गाड़ी चलाते वक्त कभी देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, एक ऑब्जर्वर स्टेट में हूँ कि यार यहाँ मैं पहले इस तरह से गुस्सा करता था, मेरे बॉडी में इस तरह के मैं कुछ केमिकल्स बनाता था जिसकी वजह से ये डिजीज मेरा बढ़ता जा रहा था, और अभी मैं उसको एक ऐसा अवेयरनेस में, ऐसी स्टेट में जाके देखता हूँ कि ओके, जैसे ऑफिस में, क्योंकि हम उससे तो इम्यून नहीं हो गए ना कि सब चीजें हो रही हमारे आसपास, तो और इवन ये जो आप फॉरगिवनेस की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस था इनके एक बैंगलोर के कोई इनके मैनेजर ही थे, जिसकी वजह से नाइट शिफ्ट में वो मेरा IBM में 2008 में ऐसा मैनेजर था, जिसके तो आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट और उससे रिलेट कर लेते हो, तो वहां पे मैंने देखा कि यार वो ब्लेम गेम, जजमेंट, ये सारी तो चीजें करके बोला यार ये इस तरह से कर, मतलब वो सीधा ऐसे बात कर देते कि यू नॉर्थ इंडियन, यू आर डूइंग लाइक दिस और दैट, और करके गुस्सा कर देते, और लैपटॉप ये प्रेजेंटेशन बनी, तो वो चीज मैं घर पे आके बोलता था और मैं उसको बहुत एग्रेसिव मोड में लेता था। अभी वो मेरे लिए क्या लर्निंग थी, क्या सिंपल था, एक आदमी किसी भी उसमें कुछ भी बोल सकता है, तो मैं बड़े अच्छे से फिर उसको इतने सालों बाद जाके समझा। वो ब्लेम गेम जो मेरे दिमाग में और फॉरगिवनेस में, वो मेरी लिस्ट में थे कि यार मैं रिलीज करूं, वो शायद रिलीज हुआ मेरे अंदर से। तो एक्चुअली वही होता है कि 2 साल अभी जो आपने प्लीज कंटिन्यू बता, कुछ बता रहे थे आप। जैसे इन्होंने बोला ना, हाँ, तो क्या है कि ये सामने वाले का बिहेवियर है, सामने वाले ने अपने कंडीशनिंग के हिसाब से, अपने पैटर्न्स के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से आपको कुछ बोला है, और आप जब तक उसको पर्सनली नहीं लेते हो ना, आप उससे अटैच नहीं होते हो। किसी ने चाइनीज में बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो चाहे बहुत गंदी गाली दे रहा हो और चाइनीज में बोल रहा है, लेकिन हम मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ, तो हम तो बस ठीक है जी, कोई बात नहीं। हाँ। तो ये गौतम बुद्ध का भी कहना है कि अगर कोई आकर आपको, ये पहले बहुत टफ लगता था, मुझे ही लगता था, इनको तो फिर पता नहीं क्या लगेगा कि कैसे कोई आकर आपको गाली भी दे, तो वो गाली हम तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक हम इजाजत ना दें। कोई गिफ्ट लेके आया, उसने आपको दिया, आपने जब तक वो गिफ्ट नहीं लिया, आप तक नहीं आया, फिर उसको वो गिफ्ट लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये बात प्रैक्टिस वाली है, बात प्रैक्टिस की है ना। हाँ, तो इसमें एक चीज और आ जाती है कि सामने कोई कुछ कर रहा होता है, अगर आपको किसी चीज का कुछ ट्रिगर हो रहा होता है, तो उस वक्त वो मैनेजर का जिनका जिक्र किया, अगर आज समझ में आता है, आज लर्निंग है, कुछ टूल्स, कुछ फॉर्मूले हमारे पास, तो उसमें एक ये है कि वो मिरर है मेरा, वो मेरी ही चीज मुझे दिखा रहा है, तो वो उनके अंदर नहीं थी, वो मेरे अंदर कहीं डीप छुपी हुई थी, और वो कर रहे हैं, कुछ शब्द यूज कर रहे हैं, तो मुझे मेरा दिखा रहा। अभी आज अगर मेरे को किसी चीज से कुछ ट्रिगर हो रहा है, हाँ, तो वो मेरा मिरर आ रहा है वो सामने, और अभी एक महामंत्र जो है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर इज गोइंग इन माय। सर, मैं ये मंत्र मैं चाहता हूँ हमारे पॉडकास्ट के लास्ट में, और जो हमने बातें सारी की हैं, आई बिलीव हम बात करेंगे 20 साल लग जाएंगे इस बात करने में, क्योंकि 20 साल की जर्नी है, एक पॉडकास्ट में समाएगी नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा, अब इसको समराइज करते हैं, क्योंकि 20 साल की जर्नी 1 घंटे में, 1.5 घंटे में समाएगी नहीं जी। इतनी बातें हैं, इतने कलेश हैं, इतने फॉरगिवनेस है, इतनी मेडिटेशन है, इतने समोसे हैं, इतने आपने बैक सीट को उठाने वाली बातें हैं जी, तो समाएगी नहीं। लेट्स समराइज कि आपने कैसे स्टार्ट किया, 2002 से स्टार्ट किया आपने, नॉट स्टार्ट किया, आपकी बीमारी को पता लगी, उस बीच में आपने बहुत सारे
स्टिफनेस ऑफ थॉट्स अपने भरे हुए थे, आप पढ़ते हुए जा रहे थे, आपने एक वुडो कर्स का नाम लिया आपने उसके अंदर कि मैं अपने आप को भरे जा रहा था, जिसमें आप बीच में मैम आपकी वाइफ आपको चाह रही थी कैसे ये इम्प्रूव हो जाए, कैसे बढ़ जाए, जितना बताते थे आप रजिस्ट करते थे उनको, जितना बताते थे कि ये इम्प्रूव कर सकते हैं रजिस्ट किया। फिर करते 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 आपने एक स्टेज पे जाना कि यार रजिस्ट क्यों करूँ। एक स्टेज आप किया है जहाँ पर आप सोच रहे कि मैं ख़त्म ही हो जाऊँ। उस स्टेज पे आपने मान लिया कि चल ख़त्म हो जाऊँ, चलो एटलीस्ट थोड़ी बात सुन लेता हूँ। उस पॉइंट के बाद आपने बात कर सुनना स्टार्ट किया पूरी तरीके से, राइट। तो फिर वो आपकी फॉगिनेस, आपके ग्रेटिट्यूड, जो आपने बात कही कि हवा लगी गालों पे, आपने बात उसके बाद ये भी कही पानी से मैं नहा पाया, और आपने से ये भी बात कही कि मैं अपने बेड से उठ के वहाँ तक जा पाई, ये बहुत बड़ी रईसी है। और आप दोनों उस टाइम मिलकर रोए, वो खुशी के आंसू रोए, वो जर्नी रही। जी। और इसके बाद भी आपने कहा कि मेरे 2024 तक मेरी 0 लाइफ थी, अब मैं 2 साल का हो गया हूँ जी, मैं अब न्यू बीइंग बन गया हूँ, 2 साल का बच्चा हूँ। हाँ जी। और आपने कहा कि मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहे थे, मेरे थॉट्स ही स्टिफ थे, इस वजह से मेरी बॉडी भी स्टिफ थी, बिल्कुल सही, और मेरे हर चीज़ स्टिफ थी। और आपके डॉक्टर ने इन सब चीज़ों के बाद कह दिया कि ये मैजिक हो गया। ये आपने फॉगिनेस जो बात की, आपने मेडिटेशन बात किया, आपने दिन रात में हम सोते नहीं थे, साइड में आसन लगे बैठे हुए, वो सारी बातें कहीं मैच की, और डॉक्टर कहता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं, और आज तक हम साइंस में देखा ही नहीं। अब ये 2 साल का बच्चा जी, और 2 साल की आपके बहुत सारी कठिन परिश्रम है, और आपको मजबूरन सीखना पड़ा। आपने कहा मेरा ग्रैटिट्यूड है सर से कि मैं सीख पाऊँ, मजबूरन सीख लिया आपने। इतने साल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, ये समराइज हमने किया। अब जो श्रोता सुन रहे हैं उनको आप क्लियर कट जो मंत्र बोलने वाले हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? मंत्र में मोटिवेशन की एक लाइन तो मैं अपने बारे में जो फाइनल में बताना चाहता हूँ। हाँ, कि बेड पे मुझे कहीं लगता था कि यार मेरा लेह लद्दाख रह गया, मैं जा नहीं पाया। तो मैं बार बार रोता भी था कि यार मेरा लेह लद्दाख इस जन्म में नहीं पूरा हो पाया। तो नहीं, मेरा बच्चे साथ साथ अपन वहां भी जाएंगे। तो ये 2 साल का बच्चा खारदुंगला पास लास्ट ईयर वहां गए, सेल्फ ड्राइव, और सेल्फ ड्राइव क्या बात है। जो व्यक्ति अपने बेड से उठ के एक वॉशरूम नहीं जा रहा था, वो व्यक्ति वर्ल्ड के एक समय का हाईएस्ट पास माना जाता है खारदुंगला। तो वहां पहुंचा मैं अपना ड्राइव करते हुए, दिल्ली से हम पूरा बाय रोड गए, और उसके बाद लाइफ के कुछ मंत्र हैं, जिसमें एक मंत्र है हर बिन अवर ना देखो कोई। जैसे ही आप इस मंत्र को दृढ़ कर लोगे तो हर बिन अवर ना देखो कोई, ओके, मतलब सारे के सारे हरि का रूप हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है। और एक है, दूसरा मंत्र है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप उसके रेक्टिफिकेशन पे काम करते हो कि ओके अभी ये चीज घट रही है मेरी लाइफ में, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हूँ और इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। तो अभी उस चीज में हम सीख आप ब्लेम नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये था कि कोई गाड़ी चलाता हुआ सामने आ रहा है, उसकी गलती, उसने ये किया, इसने ये किया। अभी जितनी जल्दी, क्योंकि आपको आना वापस फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड और उस समय ये सब आपस में एक्चुअल में मिलके काम करते हैं। तो जैसे ही आप एक ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस और इस वाली दुनिया में जाते हो तो आप देखते हो कि ओके ये तो सारे के सारे एक नूर से सब जग उपजा वाली जगह है। तो हम अगर आपके कैमरे के ट्राइपॉड की बात करें, कैमरे की बात करें, लाइट की बात करें, तो हम सब फिर इसको एक कलरफुल दुनिया को एंजॉय करने लग जाते हैं। और पहले वाला रेजिस्टेंस बोलता है कि यार अंधेरा नहीं चाहिए लाइफ में, ये सिर्फ उजाला ही उजाला चाहिए। तो उजाला आके कर भी क्या लेगा जब अंधेरा होगा ही नहीं वहां पे। तो अगर कोई सामने दूसरे कलर का व्यक्ति नहीं होगा और आप उसको अपने जैसे बना लोगे तो आप ही बन गए, तो फिर उसका कलर, उसके मजे फिर कहाँ, मैं तो करा जाएगा उसका। हाँ, तो आप हो, मैं हूँ, रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, हर एक बंदा अपने आप की अपनी जिंदगी जी रहा है। और हमें उसके चीज को देख के, जैसे एक रेजिस्टेंस पॉलिटिशियंस को लेके था कि यार ये पॉलिटिक्स ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। अभी ये मंत्र आने के बाद ओह वाओ इनका भी ये कलर है, इनका ये चल रहा है। तो वो जो वाओ स्टेट है वो बनी रहे, तो आप फिर एक अच्छे केमिकल्स अपनी बॉडी में ब्रेन के थ्रू क्रिएट करते रहेंगे। आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आप हर वक्त तैयार रहेंगे। ओके ये हो गया, लर्निंग क्या है, नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ते हैं। तो आप टूट नहीं जाएंगे। ठीक है मैम, आपके क्या मंत्र होंगे? मेरा मंत्र और लर्निंग इतने सालों की।
इतने तपस्या। सालों की तपस्या, लर्निंग। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए कुछ फॉर्मूले से आप दे पाए। हम चूरन कहते हैं, चूरन कोई घुट्टी जो उनको मिल जाए, जो लेके रखें और उसको अपनी लाइफ को बेटर कर ले। देखो, सबसे पहली चीज तो है मेडिटेशन। हम्म ये एक टूल है। जैसे हम दवाई लेते हैं ना, हम्म तो दवाई ना लेके जब आप मेडिटेशन करते हो ना, हम्म तो ये Awareness जो की state में हाँ, आप एक अवेयरनेस की स्टेट में आते हो, जिसमें आप बहुत फेमस हो रहा है एक वर्ड, एक्सेप्टेंस, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में अगर आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है तो टूल है मेडिटेशन। और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस बाकी में आएगा कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अब आप कितना ब्लेम कर सकते हो, कितना ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, कितना फॉरगिव कर सकते हो, और कैसे उस चीज को आप लेते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब हम इस कंप्लेन, ब्लेम, इंटरफेरेंस से बाहर आते हैं। आपने एक बात भी कही थी, एक फॉर्मूला भी दिया था कि आपका ग्रैटिट्यूड जब बढ़ जाता है, ब्लेम कम हो जाता है, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। यस। तो ग्रैटिट्यूड और कंप्लेन साथ में नहीं रह सकते। दोनों अगर कंप्लेन ज्यादा है तो ग्रैटिट्यूड कम होता जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स। जब मिली है हमें, तो मैं तो देख के दंग रह गया कि पहली बात तो इन सीखों के बिना किसी को शादी नहीं करनी चाहिए, और शादी कर भी ली तो बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। क्योंकि मैं जिस एक लाइन को बताना भूल गया कि बच्चे दूर होते चले जाते हैं, और वो हमने फील किया कि कहीं एक बीमारी की वजह से घर का माहौल वैसा होता चला जा रहा था। और जैसे हमने इन सब चीजों में रिट्रीट्स अटेंड करी हैं, और जैसे जैसे हम कनेक्ट हुए ज्यादा, आज बच्चा हमारा दोस्त है। और हम इस पर भी पूरा हमारा एक एपिसोड बन सकता है। पेरेंटिंग में पूरी एक रिलेशनशिप में कैसे एक इसने सुधारा। मतलब ये तो इसको, बेटी को मेरी मम्मी कहती मतलब थी ये कि तुम लोग सास बहू हो। ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था, साथ में मैं और मेरी बेटी सास बहू से कम वाला रोल नहीं रह गया था हमारा। लेकिन आज मेरा वो बच्चा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेटी मेरी, क्योंकि वो जो एक्सेप्टेंस की बात मैंने बोली ना, वो मैजिक है। वो मैजिक। और कुछ बताना चाहेंगे कि ये सारी बातें इसमें क्लियर हो गई इसके अंदर? यही हमारे पास चूरन है, यही मंत्र है हमारे, यही सारे चूरन है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। और बाकी किसी की अवेयरनेस में रहना है, रिमोट किसी और को नहीं देना, बस इसी चीज को समझते जाना, और वो आएगा जब सांसों पे ध्यान हो गया। और ये ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि आप एक दिन में संत बन जाओगे, भगवान बन जाओगे, बुद्ध बन जाओगे। नहीं, ये तो जर्नी है। ये जर्नी में सब अप डाउन आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो आएंगे। लेकिन अब ये पता है कि पहले उन चैलेंजेस के जो एक घबराहट और एक वो होती थी ना कि हाय अब झेलना हो जाएगा। हाँ, अब झेलने का मतलब ये है कि वहाँ एक लर्निंग है। अब उस लर्निंग को हैंडल करना आ जाएगा। यस। हाँ, उसको कैसे हैंडल करें, कैसे मेंटेन करें। जो इस लर्निंग में है वो इन प्रॉब्लम्स का भी थैंक यू बोलते हैं। जैसे मैंने ही बोला, मैं टाइमलाइन में पीछे जाके इसको सही नहीं करना चाहता। तो अगर किसी की लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ के उसको बोलते हैं देवदत्तम। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, जिसको आप प्रॉब्लम बोल रहे हो, एक्चुअल में वो आपकी लर्निंग है। अब आप उसको जितनी जल्दी ले लो, और वो टाइम पीरियड आता रहेगा। और अगर कुछ चीजें, अगर कोई पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है, जो मेरी लाइफ में 2002, 8 ये सब टाइम मुझे याद है, आइडेंटिफाई करना, वही समझ लेना था। yes. आज मैं जब इस ग्रुप में बीएमसी में जब हम लोग कोई इवेंट अटेंड करते हैं और मैं छोटी यंग एज के बच्चों को देखता हूँ, मैं ऐसा दंग रह जाता हूँ, वाह यार। तो वो सोल की जर्नी है। वो मेरी थी कि मेरे को उतने समय पे मेरा प्लान था कि मुझे उतने समय में सीखना कि डेथ बेड पे ही सीखना है, तो फिर वो वैसे ही सीखा। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि कैसे ग्रैटिट्यूड, कैसे एक्सेप्टेंस, कैसे द वर्ड इज कॉल्ड। मैं भी अपनी टीम में हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपनी टीम में लोगों को 1000 बार लिखवाता हूँ जब ज्वाइन करते हैं मेरी टीम में, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। क्या बात है। मेरी टीम में जो एंट्री करता है, तो ये शख्सियत है, ये इन्होंने भी लिखा हुआ है टीम में, जो भी मैं खुद भी लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सब कुछ अपने आप पे लेते हो। बिल्कुल। अगर ये किताब टेढ़ी है, किताब मुड़ी है, किसी ने कुछ बोल दिया है, कुछ काम किया है, तो आप अपने आप पे ही सब चीज़ लेते हो। लर्निंग लेके आप उसको सुधार, रेक्टिफाई, अपने वर्ड बोला रेक्टिफाई भी कर देते हैं। तो जो मेन चूरन और मेन बात है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, और सब ब्रांचेस के साथ चलती आती है।
तो जो और मैंने अभी एक बात भी कही, अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो 20 साल लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बहुत लंबा टॉपिक है ये। बट स्टिल जो आप लोगों ने देखा है, जो आपने अभी सुना है, उसको बार बार रिपीट करो, बिकॉज रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। देखो और एक्शन में लाइए। एक व्यक्ति जो बेड पे लेटा हो, खत्म होना चाहता हो, और वो हमारे सामने बैठा है, गाड़ी चला के आया है, कार दूंगा, हाँ कार दूंगा, घूम के आ गया और बड़ी बड़ी जगह घूम के आ गया, और भी घूमेंगे, तो आप तो बहुत बेटर हो, आप तो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हो जो फ़ोन पे देख रहे हो। तो देखो, बार बार देखो, रिपीट करो, एक्शन में लाइए, बिकॉज इफ़ देर इज़ नो एक्शन देर इज़ नो इम्प्लीमेंटेशन, और जिससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म कीजिए लाइफ को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। मजा आया, नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट।